सिने इंक की पॉडकास्ट सीरीज मुलाकात के साथ मैं हाजिर हूँ। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है। आज आपकी मुलाकात होगी विजया लक्ष्मी छाबड़ा से, जो अवार्ड विनिंग ब्रॉडकास्टर हैं, स्टोरी टेलर हैं और आजकल सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पर छाई हुई हैं। लोग इन्हें इन्फ्लुएंसर कहते हैं और मैं सिर्फ दोस्त। विजय का एक दूसरा परिचय तारुफ ये है कि आप भारत के नेशनल ब्रॉडकास्टर टेलीविज़न यानी कि दूरदर्शन की डायरेक्टर जनरल भी रही हैं। करियर की शुरुआत ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन से हुई और विजया ने नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से। बात है 1980 के दशक की। इत्तेफाक देखिए कि मैंने भी उसी ज़माने में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र पर अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। विजया के साथ आज का ये एपिसोड खासा लंबा है, लेकिन है बहुत दिलचस्प, इसलिए कि विजय लक्ष्मी छाबड़ा की अब तक की ज़िंदगी बेहद दिलचस्प और रोमांचक है। इंस्टाग्राम पर इनकी कामयाबी का राज क्या है? इन्फ्लुएंसर कितनी तरह के होते हैं? सोशल मीडिया पर कामयाबी के टिप्स क्या हैं? ऑल इंडिया रेडियो में पिछले 40 सालों में जो तब्दीलियां आई हैं, विजया उनकी गवाह हैं। इसलिए एक ब्रॉडकास्टर के सफ़र पर लंबी बात होगी। उनके इस सफ़र में कौन कौन शामिल रहा, फिर DG बनने से पहले उन्होंने अचानक अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया। और हाँ, यहाँ ये जिक्र भी ज़रूरी है कि 1970 के दशक में जब विजया लक्ष्मी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की तो उन्हें डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में अरुण जेटली और शशि थरूर का सामना था। आगे चलकर ये दोनों कैबिनेट मिनिस्टर्स बने और बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन साबित हुए। लेकिन कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में ट्रॉफीज किसके हाथ लगीं, ये सब विजय से ही सुनिए। लंदन, 21 जुलाई सन 2023। विजय लक्ष्मी छाबड़ा मेरे सामने हैं। नमस्कार विजय। नमस्कार। यहाँ लंदन में हम लोग सिने के स्टूडियो में हैं, लेकिन एक वक्त कभी ऐसा था जिसमें कि विजय लक्ष्मी छाबड़ा और परवेज़ आलम ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली संसद मार्ग पर जो स्टूडियो हैं उनमें एक साथ बैठकर रिकॉर्डिंग करते थे और एक साथ प्रोग्राम करते थे। सबसे मज़ा तो मुझे इस बात का आ रहा है तुम्हारे इस छोटे से सुंदर स्टूडियो को देख के कि कितना बदल गया, कितना लंबा रास्ता हम चलाए, डिजिटल एज में हम आ गए। कहाँ तो हमारे वो बड़े बड़े विशाल स्टूडियो, उनको बनाने के लिए, उनके लिए जगह बनाने के लिए इतना बड़ा ब्रॉडकास्टिंग हाउस, और बड़े शान से उस ब्रॉडकास्टिंग हाउस में हम लोग जाया करते थे। और मुझे तो स्टूडियो में जाना बहुत अच्छा लगता था। सफ़ेद दीवारें, वो परफोरेटेड दीवारें, खुशबू अलग सी उसमें आया करती थी। और समय के साथ अपने को बदल लिया। समय के साथ बदल लिया, अब हम डिजिटल हो गए। लेकिन मैं दरअसल फोकस करना चाहता हूँ आप पर, इसलिए कि इंटरव्यू आपका हो रहा है। आज की तारीख में विजय लक्ष्मी छाबड़ा को सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर जो लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, हज़ारों की तादाद में जानते हैं, वो जानते हैं साड़ी के संदर्भ में, साड़ी के हवाले से। तो आप ही खुद बताएं मुझे कि ये साड़ी तो हमने देखा कि आप हमेशा पहनती थी ऑल इंडिया रेडियो में, हर रोज़ एक नई साड़ी होती थी और माथे पर एक लाल रंग की चौड़ी सी बिंदी जो अपने आप में ऐलान करती थी कि विजय लक्ष्मी छाबड़ा आ रही हैं। तो ये सोशल मीडिया पर ये जो क्रेज़ है साड़ी का, ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे क्रिएट किया आपने? साड़ी की देखो ये पूरी कहानी है जो अचानक सोशल मीडिया पे मैं साड़ी की वजह से आ गई। हैरानी की बात यह है कि कोई रेडियो ब्रॉडकास्टर के तौर पे नहीं, कोई डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन के तौर पे नहीं, मैं साड़ी की कहानियाँ लिखते लिखते इंस्टाग्राम पे लोगों के बीच में पॉपुलर हो गई। लेकिन इसके पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साड़ी मैंने कब पहननी शुरू की और हर रोज़ मैं क्यों पहनती थी और पूरी ज़िंदगी पहनती रही, अभी भी पहनती हूँ। इसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं तुम्हें बताऊँ अपनी कहानी। जब स्कूल मेरा हो गया और उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने आई, तो सच में कभी कपड़ों के बारे में सोचा ही नहीं था कि क्या पहनते हैं, क्या फ़ैशन है। सारा समय स्कूल तक तो पढ़ाई में ही निकल गया। माँ बाप भी पूरा जोर पढ़ाई पे लगाते थे। दिल्ली भी मैं पढ़ने के लिए ही भेजी गई थी। किसी ने ना कभी किसी तरह का एडवाइस दिया कि दिल्ली में क्या फ़ैशन है, क्या कपड़े पहनने चाहिए। तो मैं चूड़ीदार कुर्ता पहनती थी उन दिनों। अच्छा। भिलाई में, जो बिल्कुल एक छोटे शहर को दर्शाता था जहाँ पे लोग इस तरह के कपड़े पहना करते थे। और जब मैं पहले दिन हॉस्टल में पहुँची
तभी मुझे धक्का लगा 70 की दिल्ली, तो मेरे हिसाब से 70 का दशक सबसे फैशनेबल दशक था। अच्छा, मैं जरा आज सा की थोड़ा तुलना सा में, एस्टैब्लिश हाँ। करते चलता हूँ कि आप बात कर रही हैं 1970 के दशक की, आप बात कर रही हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, आप बात कर रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की, आप बात कर रही हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज की, कॉलेज की। आईपी कॉलेज फॉर वेमेन, जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जी, ग्रेजुएशन के लिए आई जी, है ना। जी। तो मैं अपने स्कूल की सबसे अच्छी स्टूडेंट थी, स्कूल की मॉनिटर थी, मध्य प्रदेश बोर्ड की टॉपर थी, लेकिन पहले दिन जैसे ही मैंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज में कदम रखा, हज़ारों छात्रों के बीच में, मुझे लगा मैं खो गई। और दूसरे तीसरे दिन हॉस्टल में ये लगा कि वो लोग जो नए रैगिंग के दिनों में हमारी तरह के कपड़े पहनने वाले लोगों को कहते थे बहन जी। तो वही मैं बहन जी के कैटेगरी में आ गई। मुझे अचानक लगा कि आपका जो बाहरी रख रखाव है, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सिर्फ बोर्ड टॉप कर लेना या अच्छा बोल लेना, मैं बोलती तब भी अच्छा थी, लेकिन अंग्रेज़ी में तब हाथ तंग था मेरा। मैं मध्य प्रदेश से आई थी, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैं हिंदी बोला करती थी और वो भी सीखना था, अंग्रेज़ी भी सीखना था, और कपड़े 3 महीने मैंने किसी तरह से काटे दिल्ली में। वो 3 महीने में मैंने कुछ चीज़ें देखी और समझी कि भाई मैं जो है 70 का फैशन जो दिल्ली में इस समय चल रहा है, दिल्ली बिल्कुल वाइल्ड 70 के दशक में थी, मैं उसको नहीं अपना सकती। तो ना मैं यहाँ की रहूँगी ना वहाँ की। कुछ बंगाली लड़कियाँ थी जो लोरेटो स्कूल कैलकाटा से आई थी, बहुत स्मार्ट थी, बहुत अच्छी थी पढ़ाई लिखाई में, लेकिन वो साड़ियाँ पहनती थी। और कॉलेज में डे स्कॉलर्स भी बहुत साड़ियाँ पहना करते थे। तब साड़ियाँ ऐसे गायब नहीं हुई थी सीन से पूरी तरह से, बहुत से स्टूडेंट साड़ी पहना करते थे। हमारे लेक्चरर्स बहुत स्मार्ट थी, लेकिन सब साड़ियाँ पहनती थी। तो जब 3 महीने के बाद मैं पहली बार गई घर वापस, तो मैंने अपनी माँ से 7 साड़ियाँ उधार में ली। 7 दिन होते हैं सप्ताह के, 7 साड़ियाँ, और उन्हीं के 7 ब्लाउज जो किसी से मैच नहीं करते थे। उस ज़माने में मैचिंग ब्लाउज पहनने का था, पर मेरी माँ मैचिंग नहीं पहना करती थी। तो मैंने उनको वैसे ही छींट के ब्लाउज और वो साड़ियाँ उनको अनमैच्ड पहनना शुरू किया। परवेज, तुम्हें यह हैरानी होगी कि जहाँ मुझे कोई नोटिस नहीं करता था भीड़ में, अचानक से जब मैं डिबेट्स में, यूनिवर्सिटी के डिबेट्स में, इंटर कॉलेज डिबेट्स में जाती थी, सारे लोग नोटिस करने लग गए। और मैंने उन्हीं दिनों जूड़ा भी बनाना शुरू कर दिया। शबाना आज़मी की फिल्म आई अंकुर, उसमें बड़ी सी लाल बिंदी लगाई थी उसमें, हाँ। मैंने शबाना जी को खुद भी ये बताया कि ये उनकी इंस्पिरेशन से ये बिंदी मेरे माथे पर है, तो वो लगाना शुरू कर दिया। तो एक बन गया, एक फिक्स्ड हो गया मेरा पर्सनालिटी जो थी, साड़ी, बिंदी और जूड़ा। ये ग्रेजुएशन में शुरू हो गया? ये तो फर्स्ट ईयर में ही। अरे वाह! तुम ये समझो कि इतने सालों में मैं बिल्कुल नहीं बदली, किसी ने बदलने ही नहीं दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि मुझे ये भी पता है, पता क्या है भाई, थोड़ा बहुत हमने देखा भी है कि आपने दूरदर्शन पर प्रोग्राम भी करने शुरू कर दिए थे, और वो युवा मंच होता था क्या? युवा मंच, हाँ, युवा मंच। युवा मंच, जो कि नौजवानों का, नई पीढ़ी के लोगों का कार्यक्रम होता था, तो उसमें एंकरिंग करनी शुरू कर दी थी। हाँ, तो वो यूँ हुआ कि एक डिबेट में मैं गई थी मिरांडा हाउस। वहाँ जो दिल्ली दूरदर्शन की सबसे पहली प्रोड्यूसर थी कीर्ति जैन, हाँ, वो जज बन के आई थी। मुझे उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम ऑडिशन के लिए आ जाओ और तुम्हारे और जो दोस्त भी हैं ले आओ, मैं नया प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ, तो मुझे कॉम्पेस चाहिए। ये कीर्ति जैन वही हैं जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इन्होंने बहुत जिम्मेदारी से काम किया, बहुत सारे नाटकों का मंचन किया, लेकिन जिस ज़माने की बात कर रही हैं, मुझे याद है कि ये दूरदर्शन में प्रोड्यूसर होती थी। दूरदर्शन में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई हो जाने के बाद कीर्ति दूरदर्शन में प्रोड्यूसर बन के आई थी। कीर्ति जैन और उनके साथ एक और थी शुक्ला दास जो बॉम्बे में थी। ये दोनों भारतीय दूरदर्शन के सबसे पहले प्रोड्यूसर थे। तो कीर्ति दिल्ली में थी। कीर्ति एक कार्यक्रम किया करती थी युग मंच, और मिरांडा हाउस में एक डिबेट था, कीर्ति उसमें जज थी। मैं उसमें फर्स्ट आई, तो कीर्ति ने मुझे कहा कि तुम ऑडिशन के लिए आ जाओ, अगर दूरदर्शन पे कुछ करना चाहती हो तो मुझे लगता है कि तुम कर सकती हो। तो मैं ऑडिशन में गई, अपने साथ
अपने 2 दोस्त और उनको ले गई, अरुण सिंह और विनोद दुआ। अरुण सिंह बाद में यूएस के इंडियन एम्बेसडर बने और विनोद दुआ को तो सभी जानते हैं। तो हम तीनों सिलेक्ट हो गए और चौथा प्रोग्राम जो डांस म्यूजिक पे होता था वो माधवी मुदगल किया करती थी। तो हम चारों आगे जाके, कीर्ति के हम प्रोटेजी थे, हम चारों आगे जाके हम लोगों ने अच्छा जिंदगी में कुछ न कुछ सबने कर लिया। भाई सबने बहुत किया। देखिए कि विनोद दुआ बहुत ही कामयाब दूरदर्शन के और फिर बाद में टेलीविजन के एंकर रहे और बहुत कमाल का काम है उनका। साथ में आपने माधवी मुदगल की बात कही और फिर अरुण तो भारत के राजदूत रहे वाशिंगटन में, जैसा आपने खुद ही कहा। इस तरह से दूरदर्शन पे काम करने का। अच्छा, मैं इसमें आपका जिक्र करना भूल गया कि इधर विजय लक्ष्मी छाबड़ा जो है वो दूरदर्शन की डायरेक्टर जनरल हुई। मतलब ये कि सोचिए वो लड़की 1970 के डेकेड में, दशक में जो आती थी, एक युवा मंच का कार्यक्रम करती हुई, है ना, नौजवान पीढ़ी के लोगों के साथ में बैठ के बातें करती हुई। और क्या मतलब बात हो सकती है कि फिर आपने न केवल ये कि दूरदर्शन ज्वाइन किया, आकाशवाणी ज्वाइन किया, मुझे पता है पहले, लेकिन ये कि उसकी फिर डायरेक्टर जनरल, जो कि अल्टीमेट पोस्ट होती है किसी के लिए भी जो ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन में काम करने के लिए आता है, वहाँ तक पहुँचना। तो उस समय ना मैं बताऊँ, दूरदर्शन का एक ही ट्रांसमिशन होता था 1971 के आसपास। तो ब्लैक एंड वाइट ट्रांसमिशन था, एक चित्रहार होता था, हाँ, फिल्में कुछ आती थी और यूथ प्रोग्राम हुआ करता था, हिंदी में युव मंच, इंग्लिश में यूथ फोरम। तो हम लोग कॉलेज में थे, कुछ अंदाज़ा भी नहीं था कि ये कोई ग्लैमरस चीज़ है, लेकिन बस में जाया करती थी मैं, कभी कभी हॉस्टल से निकल के लोकल गार्जियन के घर चले गए, कहीं मार्केट चले गए, तो लोग अचानक रोक के आपको कहेंगे, अच्छा आप विजयलक्ष्मी कानूनगो हैं ना। तब मेरा सरनेम कानूनगो था। विजयलक्ष्मी कानूनगो हैं, आप मंगलवार को 7:30 बजे आती हैं। तो बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा, ऐसा मज़ा आता था जैसे कोई हम फिल्म स्टार बन गए। तो इस तरह से मैं हर वीक दूरदर्शन पे एक आधे घंटे का प्रोग्राम लाइव करती थी। एडिटिंग की कोई फैसिलिटी नहीं थी। आप सोचिए कि आधे घंटे में 3-4 इंटरव्यू, कुछ और चीज़ें, सब बिल्कुल तैयार, बिना किसी फंबल के, बिना किसी घबराहट के लाइव वो प्रोग्राम करती थी। शायद आज कोई करने को कहे तो मैं ज़रा कॉन्शियस हो जाऊंगी, डर जाऊंगी, नहीं करूंगी, पर तब उम्र कम थी, कुछ कर गुजरने का था। और मुझे बचपन से ये था कि मुझे रेडियो में कैसे भी काम करना है। चाहे माता पिता ने पढ़ने भेजा, IAS का एग्ज़ाम देने को भेजा, लेकिन मेरा तो सपना यही था कि भाई मैं बचपन से वो जो अच्छी आवाज़ें सुनती जा रही हूँ, मुझे वो रेडियो में काम किन की आवाज़ें सुन रही थी? मुझे न्यूज़ रीडर्स की आवाज़ें बहुत पसंद थी। ज़्यादातर लोगों को रेडियो सिलोन बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरी पसंद शायद मेरे पापा की वजह से ज़रा अलग थी। मैं न्यूज़ सुनती थी। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए, या इंग्लिश के न्यूज़ रीडर्स, या जो डॉक्यूमेंट्रीज आते थे मैं उन्हें सुना करती थी। और रेडियो में जो नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आता था वो मेरा बड़ा प्रिय था। तो मैं ज़्यादातर जहाँ आवाज़ों का इस्तेमाल होता है ना, ऐसे वाले कार्यक्रम सुनते थे। फिल्मी गीत। अच्छा, अब हम इसको जैसे सिनेमा में कहते हैं, और आपने तो दूरदर्शन में डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारी संभाली है, कहते हैं कट टू अनदर सिचुएशन। और उसमें यह है कि विजय लक्ष्मी छाबड़ा ने पढ़ाई कर ली। क्या किया? मैंने पॉलिटिकल साइंस में MA किया। मैं यहाँ पे एक छोटी चीज़ जोड़ दूँ, हम लोग इधर उधर भटक गए। जो मैं कहना चाह रही थी कि जब मैंने साड़ी पहनना शुरू किया, एक बड़े अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में। कोई ये मानेगा नहीं कि एक आपने साड़ी पहन ली तो कॉन्फिडेंस आ गया, पर वो साड़ी ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दी, वो जब तक मैं साड़ी नहीं पहन लेती, मैं किसी बड़ी मीटिंग को नहीं होल्ड कर सकती थी। मैं किसी से अपने मतलब आई एम नॉट माई सेल्फ इफ़ आई एम नॉट वेयरिंग माई साड़ी। तो यूँ समझ लीजिए कि फिर मैंने साड़ी पहनना कभी नहीं छोड़ा। ये तो तय बात होगी। 1970 के डेकेड में साड़ी आपने बिल्कुल अपना ली और साड़ी ने आपको अपना लिया। सबसे बड़ी बात ये है। मैं ये कह रहा था कि फिर आपने मास्टर्स किया है ना? मैंने मास्टर्स किया और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। और फिर ऑल इंडिया रेडियो में कैसे? उसके बाद क्या हुआ कि मैं साल भर अखबार पे पूरी नज़र रखी हुई थी कि कब एडवर्टाइज होगा ऑल इंडिया रेडियो।
और अपने पापा और मम्मी से मैं यही कहती रही कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। और मैं दिल्ली में मेरे चाचा जी थे, उनके पास रही, जो बहुत मुझे प्यार करते थे, लेकिन वो भी चाहते थे कि मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊँ। मैंने ऐसे ही किताबें फैला रखी और ऐसे ही टाइम काटा दिया कि हाँ भाई तैयारी हो रही है। और दूरदर्शन में मैं हर सप्ताह प्रोग्राम करती रही, आकाशवाणी में भी प्रोग्राम करती रही। और हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि बट तब तक मैं, ये बहुत मेरे दिमाग में साफ था कि मैं एंकर नहीं बन के रहना चाहती हूँ, मैं प्रेजेंटर नहीं बन के रहना चाहती हूँ। मैं ऐसे पद पे काम करना चाहती हूँ जहाँ मैं पॉलिसी डिसीजंस ले सकूं, जहां मैं ये तय कर सकूं कि कैसे कार्यक्रम जाने चाहिए आकाशवाणी में या दूरदर्शन में। देखिए, दूरदर्शन के बारे में बचपन में तो कुछ पता नहीं था, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब मेरे लिए दूरदर्शन भी एक ऑप्शन हो गया। तो जब एडवर्टाइज़ किया यूपीएससी ने, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया और मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जिसको का, उस जमाने में कहते थे कार्यक्रम निष्पादक। हाँ, तो फिर उस लिस्ट को मैंने टॉप किया था। और जब तक मेरी पोस्टिंग हुई, मेरी शादी तब तक हो चुकी थी, तो रेडियो में मेरी पोस्टिंग हुई और मैंने तब रेडियो को ही चुना। मेरे मन में ये नहीं था कि मैं दूरदर्शन क्यों नहीं गई, और मैंने अपना जी जान लगा के जितने साल मैं रेडियो में रही, अलग अलग विभागों में मैंने रेडियो में काम किया। शुरू करते हैं यहाँ से कि पहली पोस्टिंग आपकी हुई जनरल ओवरसीज सर्विस, जो दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस होता था, है ना? अंग्रेजी का काम था, अंग्रेजी का काम था और बहुत क्या अच्छा काम था? वक्त। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा होता है था। कि विजया, मैंने और तुमने साथ में काम किया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सुनने वाले हैं, एक बार मैं उनको समझा दूं कि हम दोनों कोलीग्स रहे हैं, साथ में दोस्त रहे हैं और अब तक हैं। एक सा ही काम किया है, यानी कि आप भी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रही, मैं भी वहीं रहा, दिल्ली स्टेशन पे ही दोनों थे, लेकिन अलग अलग विभागों में काम किया। क्या है कि हम तो बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से वक्त बदला है, हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, फिर ये कि आकाशवाणी, दूरदर्शन वगैरह ये सब वैसे नहीं रहे जैसे कभी 30 साल पहले थे। बदल गया। वो सब बदल गए, वो डिपार्टमेंट्स बदल गए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बातें इस वक्त कहेंगी इस इंटरव्यू के दौरान, वो शायद किसी न किसी लेवल पे आर्काइविंग या एनेक्डोटल हिस्ट्री का हिस्सा होंगी, जिसको हम कहते हैं बहुत बार ओरल हिस्ट्री भी होती है। इसलिए कि भाई हमने और आपने वो चीज़ें देखी हैं, अब हम जो कह रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो उसकी इतनी वैल्यू है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनरल ओवरसीज़ का मतलब क्या था और क्या होता था उसके अंतर्गत। देखिए, पहली पोस्टिंग मेरी हुई जनरल ओवरसीज सर्विस, जिसको छोटे में लोग कहते थे GOS। हर ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का उस समय एक ओवरसीज डिपार्टमेंट होता था। ये ओवरसीज डिपार्टमेंट्स वर्ल्ड वॉर के बाद खुले थे और कई भाषाओं में यहाँ से ब्रॉडकास्ट होता था, और इनका मकसद होता था कि दुनिया के जहाँ जहाँ जो लैंग्वेज टारगेट किया जाता था, वहाँ के लोगों तक अपनी नीतियाँ, अपने देश की विचारधारा, अपने देश के बारे में सही खबर पहुँचाई जाए। एक तरह का समझ लीजिए कि प्रोपेगेंडा रेडियो ये था। ठीक है, एक एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन, तो उसमें इसमें फ़र्क क्या है? एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन का हिस्सा था GOS। अंग्रेज़ी का सेक्शन था, वैसे ही एक वहाँ उर्दू सर्विस थी जिसका टारगेट एरिया पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाके थे। उसी तरह से श्रीलंका के लिए सर्विस था। करीब 14-15 भाषाओं में वहाँ से ब्रॉडकास्ट हुआ करता था, अलग अलग उसके टारगेट एरिया। तो आपने GOS में किस तरह की जिम्मेदारी संभाली? GOS में मुझे इंग्लिश के जो प्रोग्राम बनाने होते थे, एक तो यूथ प्रोग्राम, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी तो मेरी एक ASD थी, उन्होंने मुझे सारे यूथ प्रोग्राम दे दिए जिसमें टैलेंट हंट करना था यूनिवर्सिटी से। तो बड़ा अच्छा मजा लगा रहता था वहाँ यंग लोगों का, और हमारे कोलीग्स भी सब मेरे बहुत अच्छे कोलीग्स थे, वंदना मुखोपाध्याय, रवि नरूला, तो इन सब के साथ बहुत अच्छा समय बीता। रवि तो अब नहीं रहे, तो बहुत सीखा मैंने इन लोगों से। ये सब वेटरन्स थे, मैं तो एकदम नई थी, तो मैंने बहुत सीखा और वो समय। तो जनरल ओवरसीज सर्विस में काम किया, मैं समझ गया। अब मैं समझता हूँ हमारे जो सुनने वाले हैं, जो नए लोग हैं जिनको ऑल इंडिया रेडियो के बारे में नहीं जानते, वो भी इतना समझ गए। GOS के बाद में फिर आप आ जाती हैं हिंदी वार्ता विभाग में, हिंदी टॉक्स यूनिट, दिल्ली स्टेशन पे। दिल्ली स्टेशन। अब हुआ यूँ, अचला शर्मा जी चली गई BBC। हिंदी यूनिट जो था वो मतलब बहुत प्रेस्टिजियस पोस्टिंग वहाँ की थी, तो अचला जी का हम सब आदर करते हैं। अचला जी चली आई BBC, तो वहाँ अचला शर्मा आ गई BBC हिंदी सर्विस में लंदन में। जगह खाली हो गई
और मैं शुरू में बहुत चुपचाप शांत होती थी। मैं कोई ऐसे सबको नज़र भी शायद नहीं आती होंगी कि कोई विजयलक्ष्मी कानूनगो नाम की या छाबड़ा नाम की लड़की यहाँ है। लेकिन हमारे डीजी जो थे, उन्होंने किसी तरह से कभी कहीं मुझे इंटरव्यू किया था एक दूरदर्शन के एक नौकरी के लिए। अच्छा। वो मुझे जानते थे अच्छे से, और उन्होंने मेरे रेडियो आने के बाद शायद मेरे काम पे पूरी नज़र रखी थी। तो उनके आदेश से मेरी पोस्टिंग हो गई दिल्ली हिंदी टॉक्स यूनिट में, और मैं अपनी भाषा वाले विभाग में पहुंच गई, जहाँ कि मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस से काम कर सकती थी। कभी अपने खुद की आवाज़ का इस्तेमाल करना हो तो वो कर सकती थी। तो हिंदी टॉक्स मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे बहुत अच्छे स्टेशन डायरेक्टर थे, S.K. शर्मा, बहुत प्यारे आदमी थे, हरियाणा के रहने वाले थे। तुमने भी काम किया उनके साथ। तो उसी समय मैं आपको बता दूं दोस्तों कि परवेज़ आलम भी दिल्ली केंद्र में ही थे, ये वाणी देखा करते थे, मैं हिंदी टॉक्स देखती थी। मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताना चाहूँगी जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी लिखा है। अच्छा, परवेज़ तो बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर थे। मैं आपको सच बताऊँ कि मैं कोई बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टर है या मेरी आवाज़ कोई बहुत खूबसूरत ऐसी नहीं थी। मेरा हमेशा से ध्यान ये था कि कभी ना कभी मुझे पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब काम करना, मेरा इंटरेस्ट भी उसी में था। लेकिन प्रोग्राम फिर भी करते थे हम लोग। तो एक प्रोग्राम था आज सुबह प्रोग्राम होता था, जिसमें करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें, कुछ गाना, कुछ ये सब लगा के वो प्रोग्राम हम बनाते थे। तो परवेज़ आलम का प्रोग्राम तो बहुत पॉपुलर था। मैं भी बीच में कभी मुझे कहा गया कि आप सप्ताह में एक दिन आप भी क्या करिए इस प्रोग्राम को, तो मैं करने लगी। तो उमराव जान फिल्म आई और उसका वो गाना इतना अच्छा था, हम आपकी क्या इन आँखों की मस्ती के। तो मैं वो गाना अभी तक बजा नहीं था रेडियो में कहीं भी, तो मैं वो रिकॉर्ड ढूंढ के ले गई और अच्छा सा उसका कुछ कमेंट्री लिखा, सब कुछ किया। और क्या हुआ कि जो भी मेरा प्लानिंग था प्रोग्राम का पूरा गड़बड़ा गया। ड्यूटी ऑफिसर आया, एक इतना बड़ा लिख के कागज़ में उधर से कांच के बोला, आज डीटीसी की स्ट्राइक हो गई है, हाँ, और नेगोशिएशंस नहीं हो रहे हैं ठीक से, तो आप इसके बारे में बात कीजिए। तो खैर मैं उसके बारे में बात किया मैंने, और ये गाना रह गया नहीं, मैं उस दिन इस गाने को लगा सकी। तो उसके बाद मीटिंग थी, मीटिंग में गए तो परवेज़ आलम ने कहा, क्यों विजय जी आपका वो गाना छूट गया? तो मैंने कहा हाँ भाई छूट गया। अगले दिन उनका प्रोग्राम था, उन्होंने सबसे पहले वो ही गाना ये तो वो भूल गए होंगे पर मैं नहीं भूली। तो इस तरह के नोक जोक, हम लोगों के आपस में कंपटीशन, थोड़ा एक दूसरे से सीखना, अच्छा, सब जारी रहा। ठीक बात है। वो प्रोग्राम मैं इसलिए डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ कि प्रोग्राम वो इस फॉर्मेट में होता था कि उसमें एक प्रेजेंटर होता था, जैसे वो मैंने भी किया और विजय आपने भी किया, और फिर उसमें हम लोग कुछ बातें करते थे समाज की, कोई भ्रष्टाचार की, अच्छी बातों की, बुरी बातों की, और फिर उसके बाद में एक छोटा सा इंटरव्यू होता था जिसको हम लोग कट बोलते थे बीबीसी में कहते हैं उसको बैंड, मतलब एक इंसर्ट होता था 2 मिनट का, 2.5 मिनट का, तो उसको हम लोग कहते थे, ऑल इंडिया रेडियो की ज़बान में कहते थे कट। तो उसमें होता है कि एक आज सुबह प्रोग्राम में उसमें यह था कि 3 कट होने तो ज़रूरी हैं। 3 कट का मतलब ये हुआ 3 इंटरव्यूज। अब पता चला देखते देखते प्रोग्राम सर पे आ जाता था अगले दिन, उसके बाद में वो कट ही नहीं अपने पास में, मतलब ये कि तो मतलब विजय लक्ष्मी छाबड़ा मेरे पास में आ रही, तुम्हारे पास कोई कट है? नहीं, मेरे पास नहीं है कट, मेरे पास है लेकिन मैंने वो कट अपने प्रोग्राम के लिए बचा के रखा है। और उसमें क्या था कि एक हमारे दोस्त आते थे, साजिद रज़ा खां, मोटरसाइकिल पे, उनके पास में दुनिया भर की समस्याओं का विवरण होता था, बयान कि ये हो गया, फलाना हो गया, उसमें गन्ने के जूस में कोई पानी मिला रहा है, दूध में पानी मिला, इस तरह की कहानियाँ। तो जब वो मोटरसाइकिल पे आते थे तो आवाज़ें बुलंद होती थी, बहुत सारे साथी थे, कट आ गया मतलब ये कि इसको रिकॉर्ड कर लो। इसके और इसमें मैं बोलूँ कि एक और बहुत अच्छी जगह थी, खूबसूरत जगह थी, वो क्या थी, हमारी कैंटीन। तो हम लोग जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता था या प्रोग्राम मीटिंग सुबह की खत्म होती थी तो पहली बार एकदम तुरंत हम उस कैंटीन में पहुंचते थे। सारा गॉसिप, एक दूसरे के बारे में बहुत गॉसिप वहाँ रहता था, वो इतना रंगीन वहाँ का माहौल था आकाशवाणी का कि हमारे पास बहुत गॉसिप्स भी होते थे, बहुत गंभीर बातों पे भी चर्चा होती थी। देश बदलने का वो लेके हम लोग चले हुए थे, अपना हमारा मैंडेट था, हम लोग इतने यंग थे कि सोचते थे भाई अपने ब्रॉडकास्ट से हम पूरा देश बदल देंगे। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं
वो भी मतलब हमने देखी हैं। आपको क्या याद आता है अपने उस दौरान जो काम किया आपने? देखो, मुझे तो याद आता है जब इंदिरा गांधी को गोली लगी 31 अक्टूबर 1984। हम लोग उस दिन ऑफिस में थे, हम में से कोई उस दिन घर नहीं गया और कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या प्रोग्राम जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होने वाला है। तो वो बहुत इस तरह की समस्याएं देखी, फिर उनको कैसे हैंडल करना ये सीखा, जो बाद में जब मैं डीजी बनी ये ट्रेनिंग मेरे सब बहुत काम आए। एक और इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ कि नहीं, पंजाब में जब समस्या चल रही थी, पंजाब में इतना गंभीर टेररिज्म का जब सब समस्या वहाँ चल रही थी, तो सुनील दत्त ने एक पीस मार्च, एक शांति यात्रा पूरे पंजाब में की और वो दिल्ली बॉर्डर पे एंटर करने वाले थे। जैसे 1-2 दिन पहले की बात है, तो सब प्लानिंग चल रही थी कि उनका रिकॉर्डिंग, उनकी करीब घंटे भर की रिकॉर्डिंग शाम का, रात को जो 9, 9:30 कोई स्लॉट था, बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट, उसमें जाने वाला था। उन दिनों मैं रेवंत छाबड़ा, जो मेरा छोटा बेटा है, उसको मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो एक्सपेक्ट करने का मतलब ये है कि हाँ, आप उस वक्त प्रेग्नेंट थी? मैं प्रेग्नेंट मतलब ऐसा नहीं है कि वो आकाशवाणी आने वाला था? हाँ, मैं प्रेग्नेंट थी और शायद इतना चलना मुझे एडवाइस भी नहीं था डॉक्टर्स के द्वारा। लेकिन तो क्या हुआ कि मेरे जो डायरेक्टर थे शर्मा जी ने ये तय किया कि विजया करेंगी ये इंटरव्यू। अब सोचिए उन दिनों कैसे इंटरव्यू, इतना बड़ा भारी मेल्ट्रॉन मशीन, बहुत भारी। वो मुझे खुद उठाना था। उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई बहुत भीड़ होगी, लाखों के लोग होंगे वहाँ पे, विजया करेंगी। तो मेरे 2 कलीग थे, एक मिस्टर रायना और उपेंद्र नाथ रैना और पंडित जी। उन्होंने कहा अरे साहब, विजया कैसे जाएगी वहाँ पे भीड़ में? तो वो मुस्कुराया, वो धीरे से मुस्कुराते थे शर्मा जी। हाँ, उन्होंने कहा बस विजया ही इसको कर पाएगी, यही भीड़ में से जा पाएगी, आप लोगों को तो कोई घास ही नहीं डालेगा। हाँ, आपको इतनी चिंता है तो साथ चले जाइए इसकी रक्षा करने के लिए। तो मुझे याद है कि रैना भी मेरे साथ वहाँ चले और हमारे एक प्रोडक्शन असिस्टेंट थे मदन लाल मदन लाल को तो भूल नहीं सकते, मदन लाल। तो उन्होंने मुझे सब मशीन पकड़ना सब सिखा दिया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था कि दूसरा आदमी मशीन पकड़े, वो पता नहीं कहाँ भीड़ भगा देगी उसको और मैं अकेली रह जाऊंगी। खैर, हम सब पूरी तरह से तैयार होकर वहाँ पहुँचे। सच में बहुत भीड़ थी, बहुत। पर मैं सुनील दत्त जी के पास पहुँच गई और उनको मैंने कहा मैं आकाशवाणी से हूँ, आपका प्राइम टाइम पे प्रोग्राम जाएगा, मुझे आपका इंटरव्यू करना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कितना इंटरव्यू है? तो मैंने कहा करीब 1 घंटे का कंटेंट मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलिए आप मेरे साथ। अच्छा, मैं साड़ी मैंने पहनी, हील पहनने का मुझे बहुत शौक था। प्रेग्नेंट में साड़ी पहनी हुई है 6 गज की, हील पहना हुआ है 3.5 इंच का, और कितने किलो का होता होगा वो मेल्ट्रॉन मशीन? अरे बहुत था, मेरा ख्याल 10 किलो का तो होता था। वो मेल्ट्रॉन मशीन कंधे पे डाला। मैं 1 मिनट को मैंने सोचा कि मैंने कहा हम इंटरव्यू यहाँ नहीं कर सकते, लाइक सम नाइव, यू नो। इसे डरे, मैं पदयात्रा पे हूँ, मैं यहाँ रुक कैसे जाऊँगा? आप मेरे साथ चलिए, मैं जहाँ पानी पीऊँगा, मैं रुकूँगा जगह जगह पानी पीने। जब मैं पानी पीऊँगा आप एक सवाल पूछ लीजिए, मैं एक सवाल का तुरंत आपको जवाब दूंगा। तो आप चलिए। अब मेरे पास क्या जा रहा था, मैं उनके साथ साथ चली, 1 घंटा चली, 1 घंटे से भी शायद ज़्यादा, और रुक रुक के मैंने बहुत फर्स्ट क्लास बढ़िया इंटरव्यू लिया। तो ये सब ट्रेनिंग थी, ये सब ट्रेनिंग मेरे काम आई जब मैं क्रिकेट को मार्केट कर रही थी और दूरदर्शन में थी। उसकी बात मैं बाद में करूंगी, कितने बड़े बड़े खतरनाक डिसीजंस मैं उसकी तरफ आऊँगा। हाँ। लेकिन पहले इसको ज़रा समझ लेते हैं। आपने जैसे मेल्ट्रॉन का जिक्र किया, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी बताना ज़रूरी है कि जिस ज़माने में हमने आकाशवाणी ज्वाइन किया था, या विजय लक्ष्मी छाबड़ा ने, तो उस वक्त स्टूडियो में एडिटिंग के लिए मशीनें होती थी निपॉन की, जापानी मशीनें होती थी, और मेरे ख्याल से एक मशीन होती होगी 1 टन की, या मतलब थोड़े कम की, बहुत भारी होती थी। उनको तो खैर हिला भी नहीं सकते थे। ये 3 मशीनें होती थी। वो 3 मशीनें जो है बहुत जगह घेरती थी, मतलब पूरा एक कमरा उनसे घिर जाता था। तो फाइनल जिस पे रिकॉर्डिंग करनी होती थी, एक टिप उस पे लगाया जाता था, दूसरे पे स्पोकन वर्ड यानी कि जो टॉक वगैरह हमने रिकॉर्ड किए, तीसरे में म्यूज़िक जो सिग्नेचर ट्यून वगैरह होता था, या अगर ड्रामा कर रहे हैं तो फिर साउंड्स, है ना, ये सारी चीज़ें। और इतनी बड़ी जगह घेर के वो सब होता था।
ज़माना बदल गया। उसके बाद में फिर स्टूडर की मशीनें आ गई, STUDER, और स्टूडर के वो भी आ गए थे कुछ टेप रिकॉर्डर वगैरह। लेकिन ये कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेल्ट्रॉन जो नाम बना वहाँ से बना, उन्होंने एक पोर्टेबल बहुत बढ़िया स्पूल वाला, जिसपे स्पूल पौन इंची का जो टेप कहलाता था वो चलता था, तो वो बड़ी अच्छी बात मानी जाती थी। और ख़ास तौर पे जिस यूजुअली तो क्या होता था, हम युवाणी में तो फिलिप्स के टुच्चे से 2 कौड़ी के टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल करते थे कैसेट वाले। उनको देख के सामने वाला बंदा बुरा मान जाता था कि यार ये ऑल इंडिया रेडियो से आए हैं, ये तो बहुत मामूली चीज़ है। लेकिन अच्छा, हम हिंदी टॉक्स में थे ना, तो हम मेल्ट्रॉन मशीन लेके हाँ, चलते। नहीं, हमें भी बाद में मेल्ट्रॉन मिल गया था। तो उसके बाद में फिर जब मेल्ट्रॉन लेके जाते थे तो लोग इज्जत की नज़र से देखते थे, अरे वाह ये तो कुछ रेडियो टाइप का बड़ा स्पूल साथ लगा में हुआ एक है। असिस्टेंट भी होता था हाँ, तो मेल्ट्रॉन ये इस तरह से मशीन चलाने टेक्नोलॉजी के लिए। बदली है हमारे देखते देखते कि कहाँ से कहाँ पहुँचे। बात हो रही थी कि ये सारी चीज़ें आपने की ऑल इंडिया रेडियो में, दिल्ली में स्टेशन में। यहाँ से एक मजबूत प्रोग्राम ऑफिसर विजय लक्ष्मी छाबड़ा, हर चीज़ में ट्रेनिंग हो गई उनकी, इसलिए वो बोल भी सकती हैं, वो खुद रिकॉर्ड कर सकती हैं, वो लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर सकती हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं। और फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर ये हुआ कि मेरे हस्बैंड मनोज छाबड़ा, जो कि तब एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया मुंबई। लार्सन एंड टूब्रो में थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया मुंबई। तो मुझे तो आना ही था साथ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं अपने काम के लिए या किसी चीज़ के लिए अलग कहीं रहूं और मनोज कहीं अलग रहें। तो मैंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया और मुझे ट्रांसफ़र मिल गया, क्योंकि मैं 6-7 साल दिल्ली में काम कर चुकी थी। और मेरी पोस्टिंग कहाँ हुई? विविध भारती। आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट मुलाकात। मेहमान हैं अवार्ड विनिंग रेडियो प्रोड्यूसर और दूरदर्शन की फॉर्मर डायरेक्टर जनरल विजय लक्ष्मी छाबड़ा, जिनसे बातचीत कर रहे हैं परवेज आलम। हमारे सभी पॉडकास्ट स्पॉटिफाई, एप्पल, गूगल और यूट्यूब के अलावा सिने इंक की वेबसाइट पर भी सुने जा सकते हैं, cineinc.com। हमारे किसी भी पॉडकास्ट के बारे में अपनी राय आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं, post@cineinc.com। अब देखिए, मैंने शुरू में शायद बताया था कि मुझे गाने वगैरह सुनने का इतना शौक़ नहीं था। बड़ा अजीब सा एक झूठ मूठ का ये था कि वो स्पोकन वर्ड के प्रोग्राम जो होते हैं वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था दिल्ली स्टेशन में काम करना। अब विविध भारती में जब मेरी पोस्टिंग हो गई, जिस स्टूडियो में मैं जाऊँ वहाँ गाना बज रहा है, फिल्मी गाने। तो मुझे थोड़ा बड़ा दुख होता था कि भाई मुझे कहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई, लेकिन मेरी मजबूरी थी, बॉम्बे आना था। एक दिन क्या हुआ, प्रोग्राम ऑफिसर की और भी बहुत तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ में स्टाफ आपको भी देखती थी। तो मेरे पास एक इंजीनियर आए बड़ी शिकायत लेके। हमारे यहाँ जो एक हेल्पर था, हेल्प करता था, सफाई कर्मचारी था, उसके खिलाफ कि उसने चिट्ठियों की बोरियां बेच दी। मैंने कहा क्या बोरियां? मतलब आप अंदाज लगाइए, बड़ी भारी बोरी मतलब जिसमें पहले कोयले आते थे, चावल के गनी बैग, इतने बड़ी बड़ी बोरियां। अच्छा, ये जो चिट्ठियां थी ये वो जो फरमाइशी खत आते हाँ, थे सुनने तो वालों वो मुझे के। ले गए दिखाने कि मैडम देखिए, तो वहाँ एक कमरा, बड़ा कमरा भरा हुआ लाखों चिट्ठियों से बोरियों में। फिर मैंने निकाला तो मुझे बचपन में इधर उधर से सुना हुआ, क्योंकि हमारे घर में तो लोग बहुत सुनते थे ना विविध भारती, तो मेरे कान में तो जाता था। माँ सुनती थी, बुआ सुनती थी कि भाई झुमरी तलैया से सो अरे, एंड हम सब सो, सुनते थे। हाँ, रायपुर से, हवा महल आता बिलासपुर से। तो वो सब चिट्ठियाँ, और चिट्ठियाँ स्टैम्प्ड एड्रेस के साथ, बिल्कुल प्रोफेशनली बने हुए पोस्ट कार्ड। तो मेरे अचानक जैसे मुझे ये लगा कि अरे, असली स्टेशन तो यही है जिसे लोग इतने हजारों लाखों लोग सुनते हैं। अगर आपको सोशल कम्युनिकेशन का कोई मैसेज पहुंचाना, मैं अपने को सोशल कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट समझती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जिसमें डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन हो, इस तरह का काम हम लोगों ने ज़िंदगी भर किया। तो मेरे मन में वो हमेशा रहता था, सब चीज़ों से ऊपर, कि हमें देश को बदलना है, हमें चीज़ें बदलनी हैं, पुरानी चीज़ें, रिग्रेसिव चीज़ें, इनको सब बदलना है। तो मैसेज देंगे आप लोगों को। मुझे लगा वो जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक्स और डिस्कशंस वो सब मैं किया करती थी, उसकी तो कोई चिट्ठियाँ इन्हीं के लिए कुछ आती थी। नहीं, कुछ नहीं आता। हाँ, लाखों चिट्ठियाँ। तो कोई मैसेज देना है तो यहीं से देना।
अच्छा, एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा बता दीजिए कि आपका प्रमोशन हो चुका है। नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा, अभी नहीं हुआ। तो अभी- पैक्स थी तब? हाँ, तब मैं पैक्स थी। आहा। लेकिन मैं पैक्स रहने के दिनों में भी बहुत कुछ कर गुजरने का मेरा सपना रहता था, चीज़ें बदलने का सपना रहता था। तो मैंने वहाँ एक कैंपेन से शुरू कर दी कि ये जो सिर्फ बताते हैं ना लोग, ये गाना इस फिल्म का है, इसका है, गाने वाले ये हैं, उसके बीच बीच में हमको छोटे से 1 मिनट के टॉक, 2 मिनट के टॉक, ऐसे सब करना चाहिए। और वो सब मैंने वहाँ इंट्रोड्यूस किया। बहुत खुश नहीं थी मेरी स्टेशन डायरेक्टर, लेकिन इतना मैं उनको कन्विंस करती थी, उर्वशी जोशी, फिर वो बात मान गई मेरी और मैंने वहाँ पे ये सब करना शुरू किया। यानी मैसेजिंग जो है वो मैसेजिंग। गानों के बीच में, हाँ, प्रोग्राम के गानों दौरान बीच हो में। जाए। तो वो जो पॉपुलर प्रोग्राम्स थे जिन्हें लोग बहुत सुना करते थे, मन चाहे गीत और सुबह सुबह भूले बिसरे गीत का फॉर्मेट तो मैं नहीं बदल पाई, लेकिन मेरी कोशिश रही कि बेहतरीन गाने उस भूले बिसरे गीत में जाएं, क्योंकि एक वही अकेला प्रोग्राम था जो मुझे बहुत पसंद था। तो इस तरह से करते करते फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरा मन तो लगा रहता था करंट अफेयर्स के प्रोग्राम और ऐसे सब। तो जब मौका मिला, एक बार एक डीडीजी थे केशव पांडे, वो बॉम्बे आए, उन्होंने मुझे देखा मैं विविध भारती में हूँ, तो उन्होंने खुद ही कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो गए और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया AIR मुंबई में। अच्छा, मतलब विविध भारती से ये मुंबई में ही स्टेशन था? हाँ, बॉम्बे था मुंबई तब? में बहुत तरह तरह के उसी स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंच गए, जिसको जनरल जो हाँ, ऑल इंडिया जो रेडियो, कि बहुत हाँ, उस AIR मुंबई की, जैसे AIR दिल्ली बहुत बड़ा स्टेशन माना जाता है, वैसे ही AIR मुंबई की बड़ी इज्जत थी बॉम्बे के। वहाँ पे पैक्स प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव इंग्लिश टॉक। प्रमोशन कब हुआ फिर? हाँ, तो जब मैं पैक्स थी तभी UPSC ने एडवर्टाइज किया स्टेशन डायरेक्टर का। मैं तो अभी तक ASD भी नहीं बनी थी, लेकिन मैं वो सारे क्वालिफिकेशंस जो हैं मैं पूरे करती थी। जो तो सीधे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव से आप बन जाती हैं स्टेशन स्टेशन डायरेक्टर, बन और गई। वो भी वहीं बॉम्बे में रहती हैं? हाँ, तो स्टेशन डायरेक्टर बनने के बाद फिर समस्या सामने आई कि वे मुझे कहीं भेज देंगे तो मैं कहाँ, मैं तब तक मेरे 2 छोटे बच्चे, और बम्बई में मैं मुश्किल से सेटल हुई थी। दिल्ली से जाने के बाद दिल्ली वाला बहुत मुश्किल से बॉम्बे की ट्रेन की जर्नी और बॉम्बे के भाग दौड़ बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करता है, तो मैं कर चुकी थी। तो मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी, एक थे IL भाटिया साहब, यंग लोगों की इतनी मदद करते थे, इतनी मदद करते थे। वो जाने आपको नहीं जाने आपको, आप समस्या लेके जाएं और आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो वो आपकी मदद करेंगे। ईश्वर लाल भाटिया। तो इस बीच में क्या हुआ था कि भाटिया साहब के सामने से वो फाइलें गुजरी थी। मेरा सिलेक्शन BBC के लिए भी हुआ था, परवेज़ आलम जिसके तहत लंदन पहुँचे, और मेरा सिलेक्शन डॉयचे वेले के लिए भी हुआ था। वो दोनों मैंने लिख करके मना किया था कि मैं ये नई असाइनमेंट्स ले पाऊँगी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। तो भाटिया साहब को कुछ मुझ पे थोड़ा तरस जैसा था। हाँ। कि इन्होंने अपने घर परिवार फैमिली के लिए काफ़ी कुछ प्रोफेशनल चीज़ें छोड़ दी। तो जब मेरा रिक्वेस्ट वो लेटर पहुंचा कि मेरी पोस्टिंग बॉम्बे में कर दी जाए, तो भाटिया साहब ने पूरा केस बनाया मेरे लिए कि क्यों यंग स्टेशन डायरेक्टर विविध भारती को चाहिए, और मेरा वहाँ एक्सपीरियंस अच्छा है। तो मेरी पहली पोस्टिंग स्टेशन डायरेक्टर के तौर पे विविध भारती में हुई। ये बात है। देखिए, IL भाटिया का आपने जिक्र किया, वो उस वक्त तो हमारे साथ में काम करते थे, हम तो जूनियर थे, और वो स्टाफ पोस्टिंग वगैरह ये सारे काम देखते थे। और आज दिलचस्प बात यह है कि हम और आप नौकरियां छोड़ चुके हैं। ऑल इंडिया रेडियो तो पता नहीं, मैंने तो कब का छोड़ रखा है, लेकिन आज भी IL भाटिया हमारे बड़े भाई की तरह से हैं। मैं और आप जब उनसे मिलते हैं तो बहुत ही मोहब्बत के साथ मिलते हैं, और वो भी ज़रूर से ज़्यादा मोहब्बत से हम पेश आते हैं। तो ये एक ताल्लुकात की बात है कि पता नहीं 35-40 साल इस बात को होने को आ रहे हैं, और अभी तक उनसे रिश्ते हैं। और मैंने बहुत बड़ी बात भाटिया साहब से सीखी। मैं फिर इस तरह के पोजीशंस में पहुंची, जब मैं DDG बन गई, फिर मैं DG बन गई। बहुत से लोग मेरे पास यही समस्याएं लेके आते थे, बहुत सी महिलाएं मेरे पास समस्याएं लेके आते थे। तो मैंने भाटिया साहब से ये सीखा था कि कंपैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, और मैं हमेशा कंपैशनेट रही, अपने स्टाफ की मदद करती रही, उनकी पोस्टिंग्स करती रही। मैं देखती रही कि उनके परिवार ना टूटें। 2 शहर में भेज दो तो क्या आपकी शादी बचेगी, क्या आप बच्चों को पढ़ाई देखेंगे। ये सब मेरे प्रायोरिटी एरियाज थे जब मैं DG बनी, DDG बनी। अच्छा, उस पर आप ज़रा जल्दी बन गई हैं DDG। अभी तो आप स्टेशन डायरेक्टर बनी हैं, बड़ी मुश्किल से आपको बम्बई में पोस्टिंग मिली है तो इसलिए वहीं पे रहते हैं थोड़ी सी देर। तो अब आप स्टेशन डायरेक्टर हो गई, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव से रातों रात
मुझे एक बात और याद आती है कि आपको इस बीच में कुछ अवार्ड भी मिला था ऑल इंडिया रेडियो का। वो बड़ा अच्छा प्रेस्टिजियस अवार्ड होता था। प्रेस्टिजियस मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी मिला है वो। हम लोग सब अवार्ड विनर्स यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो क्या था? जब मैं AIR बॉम्बे में पहुंची, मेरे स्टेशन डायरेक्टर थे मिस्टर गायकवाड़, मधुकर गायकवाड़। बाद में ये भी डीजी बने? हाँ, नहीं, DDG बने, DG नहीं बने। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल बने। हाँ। तो गायकवाड़ साहब बहुत मेरे लिए बहुत अच्छे ऑफिसर थे। उन्हें मेहनती लोगों को पहचानने की उनमें बड़ी ताकत थी। तो मेरे जाने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने ये देख लिया कि मैं अच्छा काम करती हूँ, तो मुझे उन्होंने अच्छा यूनिट संभालने को दिया, हमेशा चैलेंजिंग काम दिए। तो फिर कितना भी काम हो, ये AIR दिल्ली की तुलना में कम काम था। AIR दिल्ली में मुझे कभी वक्त नहीं मिला कि मैं बैठ के आराम से कोई डॉक्यूमेंट्री बना के कंपटीशन में उसको भेज सकूं। बहुत ज़्यादा मसरूफ रहते थे हम। तो जब मैं बॉम्बे आई तो मेरे पास टाइम था। मुझे गायकवाड़ साहब ने कहा कि आप विजय जी बनाइए एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री और भेजिए। तो उन्हीं दिनों बड़ी चर्चा थी चाइल्ड लेबर की और राइट्स ऑफ चाइल्ड की। हमारे यहाँ सार्क कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पर इस आइडिया को रखा गया, कन्वेंशन बनना चाहिए चाइल्ड राइट्स का। लेकिन जब फाइनली कन्वेंशन बना तो इंडिया उसमें नहीं उसको अप्रूव कर सका, क्योंकि हमारे यहाँ हालात ही ऐसे थे। बच्चों के कहाँ कौन से राइट्स हैं, तरह तरह का चाइल्ड लेबर, तरह तरह की समस्याएं। तो बहुत शर्म की बात थी कि हम लोग उसको रेटिफाई नहीं कर पाए थे। तो उस समय इन सब इश्यूज़ पे मैं बहुत ध्यान रखती थी, पढ़ती थी। तो मैंने सोचा कि एक इसी मुद्दे पे बात की जाए। मेरी मुलाकात हुई, एक महिला थी प्रीति पाई। अब वो बहुत बड़ी सोशल वर्कर, बहुत बड़ी बन चुकी हैं। प्रीति पाई, वहाँ पर रेड लाइट एरिया है बॉम्बे में, कमाचीपुरा, उसी के बीचों बीच। प्रीति पाई एकदम यंग लड़की थी, टाटा स्कूल से निकली थी और वहाँ पे स्कूल चलाती थी, क्रेश चलाती थी इन महिलाओं के बच्चों के लिए, प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे पढ़ लिख सकें। तो मैंने छोटा सा सब्जेक्ट चुना और उसका नाम था उस फीचर का मेरे, स्टॉप्ड बाय द रेड लाइट। स्टॉप बाय द रेड लाइट। स्टॉप्ड बाय द रेड लाइट। कितनी तरह के प्रोग्रेस हैं, कितनी तरह की तरक्कियां हैं जो लोग करते हैं, लेकिन ये एक छोटा सेगमेंट है। हिंदी में था? इंटरेस्ट ग्रुप नहीं, इंग्लिश में था। अच्छा, अंग्रेजी में। इंटरेस्ट ग्रुप है जिसके सबको सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हाँ, और मैंने उसको बहुत ड्रामेटिक बनाने के लिए प्रोस्टिट्यूट्स के इंटरव्यू या ऐसे कुछ भी नहीं लिया। मैंने सिर्फ उन छोटे बच्चों को रिकॉर्ड किया। बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं था कि उनकी माँ कोई प्रोस्टिट्यूट हैं। वो सोचते थे उनकी माँ सुबह काम करने जाती हैं। और एक लड़का था, उसने बड़े दबंग तरीके से, 10 साल का लड़का था, दबंग तरीके से बोला, मुझे पता है मेरी माँ धंधा करती है। तो क्या हुआ, लोग तरह तरह के काम करते हैं, मेरी माँ धंधा करती है, मुझे तो बहुत प्यार करती है ना, मैं अभी तक नहीं भूल सकती। तो इस तरह से बहुत टचिंग इंटरव्यूज़ लेके मैंने बस उन इंटरव्यूज़ को जोड़ के, बहुत फैलाया नहीं, बड़ी सजावदार ऐसे कमेंट्री। So you presented the program as well as you produced the नहीं, program? मैंने नहीं प्रेजेंट किया। मेरी एक प्रेजेंटर थी जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती थी, रीना कामत। वो फेमिना में तब असिस्टेंट एडिटर हुआ करती थी। तो रीना ने उसको पर आपने प्रोड्यूस किया प्रोग्राम? हाँ, मैंने प्रोड्यूस किया। अच्छा, कौन सा अवार्ड मिला? तो मुझे एक स्पेशल टॉपिक डॉक्यूमेंट्री नाम का कैटेगरी होता है। तो उस स्पेशल टॉपिक डॉक्यूमेंट्री में मुझे टॉप अवार्ड मिला। हाँ, फर्स्ट प्राइज मिला, टॉप और स्टेज पे बुला के आपको वो ट्रॉफी दी गई? यस। और उस दिन मुझे याद है, तुमने बहुत अच्छी, तुम भी BBC से वहाँ आए हुए थे इंडिया। मैं भी अवार्ड लेने आया। तुम भी अवार्ड लेने आए थे BBC। तब तक परवेज़ आलम BBC आ चुके थे। तो परवेज़ आलम से दोबारा जो बातचीत शुरू हुई मेरी, क्योंकि मैं भी बॉम्बे आके बिजी हो गई थी, वो भी BBC जाके बिजी हो गए थे, वापस जो बातचीत शुरू हुई उसी अवार्ड के दिन शुरू हुई। परवेज़ ने बहुत अच्छी तस्वीरें मेरी खींची। मैंने ग्रे कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी, कांजीवरम। मैं अवार्ड लेने गई थी और मेरे स्टेशन डायरेक्टर, मैं बॉम्बे आया, मुझे हो गए थे 5-6 साल। जब वो SK शर्मा मिले, देखिए रिश्ते कैसे होते हैं, SK शर्मा तो बात ही नहीं करते थे कभी ना। उन्होंने कभी मुझे बोला कि तुम बहुत अच्छी ऑफिसर थी। तो उन्होंने बस मुझे इतना ही कहा कि विजया, मैं बहुत मिस करता हूँ, तुम मेरी बहुत अच्छी ऑफिसर थी। इतना कहना था कि मैं बाहर खड़ी, इतने लोग खड़े, मैंने रोना शुरू कर दिया।
बिल्कुल आंसू टपक गए। अच्छे आदमी थे। तो वो परवेज ने फिर बहुत सारी हमारी तस्वीरें खींची उस दिन की तस्वीरें हैं, तो वो अवार्ड मिला। ये कि ऑल इंडिया रेडियो के जगह जगह जो सब चीज़ें थी उसको हम देखिए लोगों ने कहते थे सब हम लोग किया। एनुअल आकाशवाणी अवार्ड, हाँ, वार्षिक आकाशवाणी पुरस्कार। पुरस्कार। और वो एक अरमान होता था किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के लिए, कि उसको भी कभी ज़िंदगी में एक बार वो मिले। और हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हम लोगों ने वो इनाम हासिल किया। आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की, वो आपको याद नहीं है। आपने कहा कि प्रीति पाई और एक कमाटीपुरा में आपने उसका इंटरव्यू किया। मज़े की बात यह कि उसके 1-2 साल के बाद में फिर मैंने एक बहुत लंबी चौड़ी सीरीज़ की थी BBC हिंदी सर्विस के लिए, एड्स पर, और उसमें मुझे रेड लाइट एरियाज़ में जाना था, तो मैं सोनागाची गया वहाँ पे कोलकाता में। और बॉम्बे में जब आया तो मैंने कहा भाई विजय लक्ष्मी छाबड़ा जी मुझे बताएंगे किससे बात करनी है। आपने मुझे प्रीति पाई से मिलवाया। अच्छा, नहीं। और मैंने कमातीपुरा में जाके प्रीति पाई का इंटरव्यू किया था। अच्छा। तो ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी याददाश्त में से बहुत सी चीज़ें मिट भी गई हैं। इतना कुछ तरह तरह के काम हम लोग करते रहे। हाँ, तो मैं मिला हूँ। वो बहुत अच्छी महिला थी वो बहुत अच्छी। अब तो बहुत अच्छा काम बहुत किया जानी मानी हो गई हैं। उनका एक इंस्टाग्राम पेज भी है, शायद मैंने देखा ढूंढ के पिछले दिनों। ठीक है, तो अब अवार्ड मिल गया आपको। और उसके बाद में प्रमोशन। हाँ, फिर ये हुआ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, UPSC ने पोस्ट एडवर्टाइज किए और काफ़ी सारे पोस्ट थे स्टेशन डायरेक्टर के। तो हम लोग सब क्वालिफिकेशन पूरा करते थे, पर मैं असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर नहीं बनी थी। पर ये पता चला दिल्ली में, दोस्तों से पता चला कि सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स भी उसमें अप्लाई कर रहे हैं। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे। हाँ, तो मैंने उसमें किया अप्लाई। मेरे साथ मेरी ही क्वालिफिकेशन, मेरे साथ के ही लोग जितने थे, जब उसका सिलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरा नाम कहीं नहीं। कोई 22 पोस्ट थे शायद, या बहुत हैरानी की बात। मैं भी तब इतना बच्चों के साथ, अपने घर के साथ बहुत बिजी थी, तो मैंने भी उसको कोई ऐसे दिल से नहीं लगाया, मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। कुछ महीने भर बाद बस सिर्फ 10 पोस्ट का एक और एडवर्टाइजमेंट आया। इसको कहते हैं कभी कभी किस्मत। मैं बहुत ज़्यादा किस्मत की बात नहीं करती हूँ, मेहनत पे विश्वास रखती हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें देखिए डेस्टिनी है, होता है। तो वो टाइमिंग। हाँ, टाइमिंग। 10 पोस्ट आए, उसमें से 3 रिजर्व थे, तो 7 ही पोस्ट के लिए हज़ारों लोग अप्लाई करने वाले थे। अब मैंने छोड़ दिया, मैंने अप्लाई नहीं किया। आई वॉज लिटिल एंग्री ऑल्सो UPSC के साथ। मैं कहा छोड़ो यार, क्या है। तो और तब क्या था, इतने कम उम्र के थे कि बहुत दूर तक देख नहीं पा रहे थे कि किसी दिन DG बनेंगे और ये होंगे, तो छोड़ दिया। गायकवाड़ साहब ने मुझे एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी, जैसे कैसे कैसे लोगों ने कहाँ मदद की, एक दिन पहले मुझे बुलाया ऐसे ही। उन्होंने कहा कि मिसेस छाबड़ा आपने अप्लाई किया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं अप्लाई किया, पिछली बार वो कुछ नहीं हुआ नहीं, और नहीं करना मुझे अप्लाई। तो उन्होंने कहा बैठिए, और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे साथ के जो लोग हैं, तुम्हारे बैचमेट हैं, जो इसमें से सिलेक्ट हो गए, वो हुक्मरानी करेंगे तुम पे, वो DG बन जाएंगे और तुम नहीं बन पाओगे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने कहा किसे पता है सर कौन DG बनेगा। अच्छी बहस हुई। उन्होंने कहा देखो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ देख के मैंने पूरा कैलकुलेट करके रखा है। वाह। इतने प्रोग्राम ऑफिसर में 2 लोगों की DG बनने की पूरी उम्मीद है। हाँ। एक फैयाज शहरयार और एक आप। शहरयार तो इसमें सिलेक्ट हो गए और आपका पूरा हक बनता है, आप सब लोग बैचमेट्स हो, वाह। जरूर अप्लाई करना चाहिए और मैं तुम्हें किसी दिन उस पद पे देखना पसंद करूंगा। तो मेरे पास, मुझे समझ में ना आया कि अब दिल्ली कैसे पहुंचे। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा जरा सा एंटी क्लाइमेक्स कर देता हूँ। क्योंकि देखिए दुनिया जानती है कि आप डायरेक्टर जनरल बने दूरदर्शन की और ऑल इंडिया रेडियो की भी, लेकिन ये भी ज़रूरी है कुछ लोगों के लिए जानना जो ऑल इंडिया रेडियो वाले नहीं हैं। फैयाज शहरयार बने, हाँ, मतलब ये कि दोनों, हाँ, आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल बने। तो जो गायकवाड़ साहब ने 2 नामों का जिक्र किया था तकरीबन 25 साल पहले, वो सब सच हुआ। देखो बहुत ऐसे जैसे सिहरन हो जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो उस दिन जो नानी थी मनोज के, राजधानी से जा रही थी दिल्ली वापस, तो गायकवाड़ साहब ने कहा फ्लाइट लीजिए, जो भी करिए आप जाइए, एप्लीकेशन सबमिट करके आइए। तो मैं अपने ऑफिस से बैग उठाया, मैंने अपने हस्बैंड मनोज के दफ्तर में पहुंची। वहाँ उनके सेक्रेटरी ने मेरा पूरा एप्लीकेशन टाइप किया, भरा
और शाम की ट्रेन से मनोज की नानी एप्लीकेशन लेके गई। मेरे फादर इन लॉ ने अगले दिन वो एप्लीकेशन ले जा करके यूपीएससी में सबमिट किया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। वाह। और उसमें सिलेक्शन हुआ तो जो सब स्लैब्स होते हैं एज का इसका सब मिल मिला के सब गणित गायकवाड़ साहब का Correct बैठ सही बैठा। फैयाज शहरयार आकाशवाणी के डीजी बने और मैं दूरदर्शन की डीजी बनी। एक साथ हम दोनों डीजी थे। तो ये कमाल है। बहुत गायकवाड़ कमाल की बात साहब है। फिर मेरे कमरे में आए, मैंने उन्हें बुलाया लंच पे, स्पेशल एक लंच मैंने होस्ट किया। और गायकवाड़ साहब तब तक रिटायर हो चुके थे, लेले साहब, गायकवाड़ साहब, ऐसे ऐसे डीजी जी जिन्होंने मेरी समय समय पे बहुत मुझे बढ़ावा दिया था और मदद भी की थी। वो सब आए और उस कुर्सी पे बैठ के, तुम्हें भी याद है एक लंच मैंने अपने मुझे सब याद है। दोस्तों के लिए अपने हाँ। कमरे में किया था कि भाई मेरे दोस्त भी देखे। बहुत खूबसूरत कमरा था, उसको मैंने बहुत अच्छा बनाया। तो डीजी के कार्यकाल की तरफ आने से पहले मैं एक और जिक्र करना चाहूँगा, और मैं एक प्रोड्यूसर के हैसियत से कह रहा हूँ कि वो विजय लक्ष्मी छाबड़ा का बड़ा नायाब काम था, इसलिए कि वो काम उन्हें आता नहीं था, लेकिन साहब उन्होंने जिसे कहते हैं ना झंडे गाड़ दिए उस मैदान में। वो ये था कि आपको कमर्शियल सर्विस दे दी गई स्टेशन डायरेक्टर बनने के बाद में। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि वो कमर्शियल सर्विस क्या थी और क्या करती थी और किस तरह की चीज़ें हुई, थोड़ा सा ज़रूरी है, फिर हम डीजी नहीं, की वो तरफ बहुत आएंगे। मेरी ज़िंदगी का सबसे एडवेंचरस फेज़ है। उसके बारे में मैं सब जगह बात करती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम में पूरी पूरी कहानियाँ लिखी हूँ उस पर। तो क्या हुआ कि जब विविध भारती का मेरा टेन्योर लगभग पूरा होने लगा तो एक यूनिट है सेंट्रल सेल्स यूनिट आकाशवाणी में, वहाँ मुझे पोस्ट कर दिया गया। वहाँ पे जो एयर टाइम सेल होता था, जो एडवर्टीजमेंट्स बुक होते थे रेडियो में, जो बहुत पुराने तरीके से होते थे, कोई चैलेंज नहीं था, कुछ नहीं था, वहाँ मुझे भेज दिया गया। शुरू में मुझे बिल्कुल वहाँ अच्छा कुछ नहीं लगा, मेरा मन ही नहीं लगता था कि ये क्या काम है। मैं ज़रा सा ये चाहता हूँ थोड़ा सा ये बता दीजिए कि उसका काम क्या था। यानी कि मिसाल के तौर पे जो प्रोग्राम होते थे ऑल इंडिया रेडियो पर और दूरदर्शन पर, दोनों पे ना, तो उसमें जो कमर्शियल्स होते हैं, एक तो काम वो भी हुआ, उन कमर्शियल्स का रेट क्या होगा, वो कौन कंपनियां होंगी जो उसको स्पॉन्सर करेंगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत सारे जो लॉन्ग फॉर्म प्रोग्राम्स हैं या जो रनिंग कमेंट्रीज हैं, उनकी स्पॉन्सरशिप कौन करेगा, क्या पॉलिसीज होंगी, ये सारी चीज़ें उस यूनिट के अंतर्गत आती थी। ऐसा है कि आकाशवाणी एक ज़माने में तो इस चीज़ को बहुत मतलब बड़ी नीची नज़र से देखा जाता था कि आप ब्रॉडकास्टिंग में से पैसा बना लेंगे क्या। तुम भी थे, तुम जब आते थे मुझे कहते अरे क्या विजय सब भेज दोगी क्या, मतलब इतना मेरा पैशन देख के अच्छी चीज़ें कैसे भेज दोगी। तो लेकिन इतना बड़ा कंपल्शन हो गया दूरदर्शन के लिए और आकाशवाणी के लिए अपने को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए जब प्रसार भारती बन गया। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन को अपने लिए पैसे कमाने ही थे, ये गवर्नमेंट का मैंडेट भी था। तो कुछ चीज़ें थी जो गंभीर प्रोग्राम थे, न्यूज़ था, इन सब चीज़ों को बेचा नहीं जाता था। लेकिन विविध भारती तो बना ही इसलिए था कि उससे पैसे बनाए जा सकें। धीरे धीरे वहाँ जाने के बाद जब मैं बहुत बोर सा होने लगी, मैंने बहुत तरीके सोचे कि भाई क्यों नहीं बेचे जा सकते और प्रोग्राम। डॉक्यूमेंट्री के पहले क्यों नहीं आ सकता कि दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय सो एंड सो। अब बात थी सारे क्लाइंट को कन्विंस कौन करे, रूखे सूखे प्रोग्राम खरीदने के लिए उन्हें लगता था फिल्मी गानों से बने हुए प्रोग्राम को ही बेचा जा सकता है। खैर, मैंने एक बड़ा नेटवर्क धीरे धीरे बना लिया एडवर्टाइजर्स के साथ, छोटी छोटी बातें करके छोटा छोटा ऐड लेके पूरी इंडस्ट्री से मेरा रिश्ता बन गया। इसी बीच में क्या हुआ, मुझे कॉमनवेल्थ फेलोशिप मिली, जो कि टर्निंग पॉइंट था। सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम के सारे फॉलोअर जानते हैं कि मैं कॉमनवेल्थ फेलोशिप हूँ। उसी समय अचला और तुम्हारे घर में मैं रही। तो वो फेलोशिप मैं जब आई, ये बात है तो 1995। और मैं बताती हूँ, इसमें तुम्हारा बड़ा हाथ है। तो जब उसमें एक बड़ा भारी फॉर्म था, उसमें भरना था कि आप क्या काम करना चाहते हैं, क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। तो परवेज़ से जब मेरी बात हुई रात को एक दिन, परवेज़ ने कहा यार बीबीसी पढ़ने मत आना, जो आता है हिंदुस्तान से वो बीबीसी का मॉडल पढ़ने लगता है, हमारा भी तो मॉडल उसी पे बेस्ड है, तुम यार में काम कर चुकी, तुम्हें बीबीसी ना क्या फिर ना। यहाँ प्राइवेटाइजेशन बड़े ज़ोर शोरों से है, शुरुआत हुई है, पॉपुलर स्टेशंस हैं, यू शुड लुक इनटू प्राइवेट स्ट्रक्चर। तो मैंने अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया वो
प्राइवेट रेडियो स्टेशंस पे ही बनाया जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट ने अप्रूव किया। जब मैं यहाँ आई, मुझे फैसिलिटेट किया। मैं पूरे इंग्लैंड में जगह जगह जहाँ जहाँ कॉमन रेडियो स्टेशंस हैं प्राइवेट, मैं उनको घूमती हुई, देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए बहुत कुछ सीख के गई। यहाँ तक कि जो यहाँ क्लासिकल म्यूज़िक का चैनल था ना, उसके भी स्पॉन्सर थे, वो भी पैसे बना रहे थे और सेल्फ सफिशिएंट थे। तो मैं जब वापस पहुंची इंडिया, मेरा दिमाग भरा हुआ था कि भाई हर चीज़ बेची जा सकती है। बेचना कोई छोटा काम नहीं है, पैसे बनाना छोटा काम नहीं। आप सेल्फ सफिशिएंट है, आप अपनी मर्जी से फिर कोई भी प्रोग्राम करिए, आपके पास पैसा है, पैसों की कमी नहीं है। तो मैं हर फोरम पे जहाँ मौका मिलता था मैं इसकी बात छेड़ देती थी। तो एक CEO थे राजीव रतन शाह, तो मैं दिल्ली गई थी, CBS में IAS अफसर थे। तो वहाँ भी मैंने ऐसे ही कुछ छेड़ा, तो उन्होंने वहाँ मुझे सवाल पूछने शुरू कर दिए। मैं चूँकि बॉम्बे में रहती थी तो मैं ऐसे किसी से घबराती नहीं थी, तो मैं उनको जवाब देती गई, उनको सवाल भी करती गई कि आपकी फ़लानी चीज़ में रेवेन्यू नहीं है, क्यों नहीं है, हो सकता है। तो मुझे लोग बगल से कुंडियाँ मारते रहे कि तुम CEO के साथ क्या बहस कर रही हो। तो पर मैंने जो कुछ भी मेरे दिमाग में था मैंने बताया। तो लंच टाइम पे वो मेरे पास आए, हम सब खाना खा रहे थे, लंच था कॉन्फ्रेंस का। तो उन्होंने कहा, विजय लक्ष्मी, आई लाइक्ड यू, और पहली बार मिल रहे थे क्योंकि मैं बॉम्बे में थी। यू टुडे इज़ थर्सडे, यू कम बैक टू मी ऑन मंडे विथ ए प्रपोजल, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ सेल्स एंड मार्केटिंग डिविजन एंड यू नीड टू हेड इट। अरे वो ऐसे में घबरा गए क्योंकि मैं तो रेडियो में थी, दूरदर्शन के सेल्स वेल्स के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं था। तो मेरी दोस्त थी उषा भसीन, मैं उनके पास ठहरी हुई थी, वो CEO की दिल्ली में OSD थी। उन्होंने कहा, देखो अब तुम इसमें से निकल नहीं सकती, CEO ने बुलाया, भाई जो भी तुम्हें तैयारी करनी है तुम्हें तो मंडे को वापस आना ही पड़ेगा। तो मैं वापस गई और मैंने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के जो जाने माने बहुत लोग थे, एक ही सवाल सबसे बात की, आधा एक घंटा फ़ोन पे, व्हाट एल्स दूरदर्शन, जस्ट टेल मी टू यू व्हाट इज़ रॉन्ग विद दूरदर्शन सेलिंग। थर्ड पार्टी सेल करता था तब दूरदर्शन को, हम खुद नहीं बेचते थे दूरदर्शन को। हम एक तीसरे बंदे को लेते थे कॉन्ट्रैक्ट पे, वो आधा पैसा खा जाता था, 3/4 पैसा खा जाता था, हमें तो पिटेंस मिला करते थे दूरदर्शन को। उन्होंने ये सब मुझे समझा, बहुत गुडविल थी मेरी तब तक रेडियो के चलते। उन लोगों ने, एक थी मीनाक्षी माधवानी, एक थी यूनिलीवर के मीडिया हेड मिस्टर वेंकट रामन, ऐसे बड़े बड़े PNG के हेड शशि, इन लोगों ने मुझे टाइम लगा के बताया कि सबसे पहले थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करो, खुद बेचो। दूरदर्शन भाई दूरदर्शन है, हम उसके नाम से आपके पास सीधे आएंगे। तो हरीश मनमानी थे, बड़े यूनिलीवर के, अब तो वो हैं, उन्होंने मुझे कहा, मिसेज अक्रॉस द रोड यूनिलीवर होता था, उनसे जब बात करूँ, कहा, मिसेज छाबड़ा, आई नो योर एड्रेस, आई वुड लव टू कम टू यू डायरेक्टली। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में बैठी। मैंने एक 4 पेज का, तब ना मैं डिजिटली सावी थी, ना कंप्यूटर पे काम करना आता था मुझे, ना लैपटॉप था, ऐसे कोरे कागज़ पे मैंने पॉइंट्स बना के 4 पेज का मैंने आज तक संभाल के रखा है। लेके गई, जो भी मेरी समझ में आया लेके गई, और मैंने मिस्टर शाह, जिनका बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी था, उनके सामने बैठ के बात करना भी लोग घबराते थे, उनको मैंने अपना सब बताया। तो उन्होंने कहा, ठीक है तुम दिल्ली आ जाओ। मैं कहा, मैं दिल्ली आऊँगी काम ही नहीं कर सकूँगी, यहाँ इतना ब्यूरोक्रेटिक है और मैं घर परिवार को छोड़ के नहीं आ सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं, आपको मुझसे काम कराना है तो आप मुझे बॉम्बे में। तो एक मिस्टर मालाकार थे, वो भी मुझे, वो भी DDG वगैरह हो गए थे, वो बहुत पसंद करते थे मेरा काम। तो मालाकार ने कहा कि आप इसको बॉम्बे में ही काम करने दें, शी विल बी एबल टू डिलीवर। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है, तुम अगर चली जाओगी ना, इस पे सब बंद हो जाएगा, ये काम दिल्ली में सब काम रुक जाता है, अभी के अभी 1 दिन और रुको, मुझे अपना स्टाफ बताओ कौन लोग चाहिए, मैं सारे ऑर्डर निकाल दूंगा। मैं बॉम्बे वापस आई पूरे ऑर्डर के साथ। दूरदर्शन का जो ऑफिस था, वहाँ के हेड थे मुकेश शर्मा, उनको फ़ोन करके उन्होंने कहा कि इन्हें 1 फ्लोर दे दीजिए पूरा। मैंने कहा, सर एक बात है कि वो दफ्तर है ना, मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊंगी, वो पीले कमरे वाला जॉन्डिस वाला सरकारी लुक नहीं होना चाहिए, और मैं स्टाफ अपने आप चुनूंगी।
तो पहले उन्होंने देखा मुझे कि सरकार में कोई ऐसे करता है, आमतौर पे ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन तो वगैरह में मैंने ये कहा सब होता सर ये नहीं था। लेकिन सरकार का काम नहीं होगा, ये हम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के साथ डील करेंगे। तो उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी। आपको इतनी आज़ादी थी, इतना मुझे याद है अच्छी तरह से, इसलिए कि मैं बीच में बम्बई आता रहता था और मैंने देखा था आपके वो जो कुछ नौजवान साथी थे, अब नए लोगों को लेके आई, कुछ नौजवान लोगों को लेके आई, एक पूरा डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं ना, रातों रात आपने खड़ा किया, जो कहीं था नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं थी। और उसके बाद में वो सब इतने स्मार्ट, इतने सैवी हो गए कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े डील्स किए। थोड़ा सा मुझे बताइए सबसे बड़े डील्स क्या थे आपके? हाँ, अब मैं बताती हूँ कि जब हमने काम शुरू किया हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं था, सब बाहर वालों को दिया हुआ था। तो सबसे पहले तो सबको भगाना था, तो हम लोगों ने आपस में स्ट्रैटेजाइज किया। वो यंग लड़के लड़कियां भी ऐसे आइडियाज़ लेके आते थे, कहते मैम सबसे पहले फीचर फिल्म में से निकालिए ये थर्ड पार्टी को। तो मैं शुरू के दिनों में मैं यही करती रही, कैंपेन सा कि हम करेंगे। अच्छा, जब भी मैं कहती थी हम करेंगे तो मुझे एक अमाउंट लिख के देना पड़ता था कि मैं इतने वो दे रहे हैं, मान लीजिए पर फिल्म एक्स अमाउंट, मैं आपको एक्स प्लस दूंगी। मैं घर जाती थी तो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हस्बैंड कहते थे अरे तुम बिड लगा रही हो, तुम प्राइवेट थोड़ी हो, तुम बिड लगा रही हो, पैसे नहीं आए तो क्या भरेंगे हम लोग। पर मैंने वो सब किया, एक एक करके प्रॉपर्टी हम अच्छी वाली लेते गए और सक्सेसफुली मार्केट करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्रिकेट, बीसीसीआई के राइट्स जो हमारे पास थे 5 साल के लिए, उसको थर्ड पार्टी बेचा करते थे और पिटेंस मिलता था। तो ये इत्तेफाक की बात। अच्छा, कोई राज की बात तो है नहीं, अंदाजन वो पिटेंस क्या था? बता रही हूँ। आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट मुलाकात। मेहमान हैं अवार्ड विनिंग रेडियो प्रोड्यूसर और दूरदर्शन की फॉर्मर डायरेक्टर जनरल विजय लक्ष्मी छाबड़ा, जिनसे बातचीत कर रहे हैं परवेज आलम। हमारे सभी पॉडकास्ट स्पॉटिफाई, एप्पल, गूगल और यूट्यूब के अलावा सिने इंक की वेबसाइट पर भी सुने जा सकते हैं, cineink.com। हमारे किसी भी पॉडकास्ट के बारे में अपनी राय आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं, post@cineink.com। मिस्टर शर्मा, सीईओ प्रसार भारती, और एसवाई कुरैशी साहब जो बाद में जाके एसवाई कुरैशी डीजी बन गए थे, डीजी बन गए थे, बाद में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, वो दोनों आए हुए। इस बीच में एसवाई कुरैशी साहब को मेरा काम पसंद आता था, उन्हें लगता था कि मैं बड़ी हिम्मती हूँ। तो उस दिन जब वो आए और बातचीत कर रहे थे कि जो क्रिकेट की वेस्ट इंडीज़ के साथ जो सीरीज़ होने वाला था उसके लिए जो बिड मंगाई गई थी वो फेल हो गया। तो कितना था भाई, वो 3 सीरीज़ का कोई 15 करोड़ की बिड थी सिर्फ। तो हमने आपस में बात, 15 करोड़ 3 सीरीज, 3 सीरीज, और वो कह रहे थे कि नहीं 25 करोड़ का बेंचमार्क प्राइस था और उन लोगों ने कार्टेल बना लिया, कोई नहीं आया बिड। ये लोग सुबह निकले हैं, दोपहर तक पहुंचे तो इन्हें खबर मिली बिड नहीं आई। कॉरिडोर गॉसिप ये कि ये सब जार्गन्स हैं यहाँ, कॉरिडोर गॉसिप ये कि अगर डीडी उसको 15 करोड़ पे ले आएगा। मैंने कहा कि सर ये आप हमें क्यों नहीं मार्केट करने दे देते। हमने फटाफट कुछ कैलकुलेट किया जितनी समझ थी, और मैंने 5-6 लोगों से इंडस्ट्री में बात की कि अगर हम मार्केट करेंगे तो आप खरीदेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल, हम थर्ड पार्टी को क्यों दें, वो एक्स्ट्रा पैसे लेता है हमसे और आपको कम पैसे देता है। फिर मैंने देखा कि जो पिछला सीरीज़ इंडिया इंग्लैंड हुआ था, ये 2003 के आसपास की बात होगी या 2002, उसमें सिर्फ 18 करोड़ आए थे। तो कुरैशी साहब बहुत हिम्मत वाले हैं, उन्होंने कहा ठीक है मैं लंच में बात करता हूँ सीईओ से। लंच वंच खा के आए तो मुझे कहते हैं विजय यू विल डू इट। मैंने बात कर ली शर्मा जी से, दिस यू विल डू। फिर हम लोग उनको एयरपोर्ट में छोड़ के आए, पर मुझे ये लगा कि दिल्ली जाते ही ये सब पलट जाएगा, इतनी लॉबिंग होगी, थर्ड पार्टी का इतना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है करोड़ों। तो अब करोड़ों कैसे, अब मैं आगे बताती हूँ। मैं लौट के आई, मैंने पूरी इंडस्ट्री से अगले आधे घंटे में बात कर लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि पर 10 सेकेंड रेट कितना होना चाहिए। कोई बताता नहीं है पूरा सही रेट कि पिछली बार कितने में ख़रीदा था। एक हमने अंदाज़ लगाया, चलो 50,000 पर 10 सेकेंड पे कैलकुलेट करते हैं, दिन के 5,000, 21 दिन के इतने। तो मैंने एक चिट्ठी लिख दिया
कि हम आपको 40 करोड़ देंगे, मेरा डिवीज़न आपको 40 करोड़ देगा, ये आप थर्ड पार्टी को मत दीजिए। तो ये चिट्ठी वहाँ पहुँची, 15 दिन कॉरिडोर में घूमती रही। जो मेरे अपने ही कॉलीग थे वो फाइलों पे लिखते रहे कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये तो कभी बन ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक बंदा था, कोई राकेश सक्सेना या कुछ नाम था उसका, वो बाहर से आए थे, डेपुटेशन पे थे, तो उनका माइंडसेट अलग था, वो फाइनेंस देखते थे। उन्होंने कहा अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपका स्टाफ बोल रहा है वो 40 करोड़ देगा, आप 15 करोड़ में कैसे इसको बिड करेंगे, आपके ऊपर तो ऑडिट हो जाएगा, यू हैव टू गिव इट टू हर। तो एक दिन कुरैशी साहब का रात के 12 बजे फ़ोन आया कि भाई विजय ऐसा है, फाइल मेरे सामने है, मैं साइन कर रहा हूँ, बताओ तुम। मैं कहा सर कर दीजिए। मैं कहा अच्छा मैं कर रहा हूँ। फिर मेरे एक डीडीजी थे जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त जो बाद में आकाशवाणी के डीजी बने, LD मंडलोई, वो कमर्शियल के डीडीजी थे। लीलाधर मंडलोई बहुत बड़े कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं। मंडलोई जी का 1 बजे बोल रहा है विजय यार क्या करेंगे, वो ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है और नहीं हुआ तो। मैं कहा सर वो मेरे हम लोग दोस्त भी थे, छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। मैं कहा सर हम दोनों ही अरेबियन सी में कूद जाएंगे अगर पैसे नहीं बने तो, पर ये मुझे करने दीजिए आप, कोई रोड़े इसमें नहीं। उन्होंने कहा अच्छा चलो विजया ठीक है। तो ये दो लोगों की इससे अगले दिन मुझे ऑर्डर आ गया। मैच 2 दिन के बाद था, तो अब ड्रामेटिक वो देखो, अब पैसा इकट्ठा करना है आपको। अब पैसा 40 से तो कुछ अंदाजा नहीं है, 15 बनेंगे, 40 बनेंगे, 20 बनेंगे, कुछ नहीं पता। 50,000 पर 10 सेकंड पे हमने रेट कार्ड, 50,000 रुपये 10 सेकंड 10 सेकंड के रेट से हमने रेट कार्ड सप्लाई किया। सुबह उस दिन रेवंत का बोर्ड या कुछ ऐसा एग्ज़ाम था, रेवंत जो आपका बेटा है जो मेरा, तो मैं सोफाया कॉलेज में उसको छोड़ने गई। मेरा एक उसूल सा था कि एग्ज़ाम शुरू घंटी बज जाने के बाद भी मैं 20-25 मिनट बैठती थी। बच्चा को स्केल भूल गया, पेंसिल भूल गया, कार्ड ही भूल गया, तो मैं सोफाया कॉलेज में, उसका सेंटर था, वो जेवियर्स में पढ़ता था, तो मैं सोफाया की कैंटीन में बैठी थी। तो मेरा यंग कोलीग जो था ऑफिसर गणेश, उसका फ़ोन आया। ही से मैम आई थिंक समथिंग्स गॉन रॉन्ग विद अ कार्ड, रेट कार्ड। तो मैंने कहा क्यों, नहीं बुकिंग्स आ रही क्या? उसने कहा नहीं फ़ोन बंद नहीं हो रहे। इतनी आ रही है। हमने अंडर सेल तो नहीं कर दिया। तो वहीं बैठे बैठे कैंटीन में मैंने कहा भैया रेट बढ़ा दो, इतना इतना रेट कर दो। कहते कैसे बदलेंगे रेट कार्ड? मैंने कहा तुम बदलो। अच्छा कोई परमिशन नहीं डिफरेंशियल रेट के, क्योंकि कई लोगों ने 50 पे भी खरीद लिया था। तो फिर मैंने कुरैशी साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा सर डिफरेंशियल रेट्स होंगे, पूरी इंडस्ट्री में ऐसा होता है। उन्होंने कहा ठीक है। हमने रेट बढ़ा दिया। शाम तक मैंने 3 बार रेट रिवाइज किए। वी वर लर्निंग, वी वर लर्निंग ऑन द जॉब। फाइनली 3 लाख पर 10 सेकंड पे बेचा। बाप रे बाप। तो 50,000 से शुरू किया था और 3 लाख रुपए 10 सेकंड के। हाँ वो सब प्रेशियस FCT थे और 1000 सेकंड बचे हुए अभी। कुरैशी साहब का 8 बजे फ़ोन आया, विजय भाई क्या हाल है, कुछ ठीक ठाक चल रहा है? मैंने कहा सर आप 10 मिनट दीजिए, मैं कैलकुलेट करती हूँ। हम लोगों ने उसको, तब हमने पहली बार एक्सेल पे काम करना सीखा था, उसको कैलकुलेट किया तो वो 80 करोड़। तो मैंने फ़ोन किया, मैं कहा सर वो 80 करोड़ बन रहे हैं, पर मैं ना उसको मैनुअली कैलकुलेट करती हूँ। ये एक्सेल पे किया, कुछ गलती हो गई हो, हम लोग सब सरकारी लोग मैनुअली सब करने के आदी थे। फिर 3-4 बंदों को लगा के हमने मैनुअली कैलकुलेट किया। मैं कहा सर बिल्कुल अविश्वसनीय, आप सोचिए कितना पैसा हम, वी वर लूजिंग। आपने 40 करोड़ प्रॉमिस किया था और 80 हो गया। 80 और अभी 1000 सेकंड बाकी है। मैं कहा सर अभी 1000 सेकंड बाकी है, ये जिस दिन मैच शुरू होगा उसके कुछ घंटों पहले मैं रिलीज करूंगी 5 लाख पर 10 सेकंड पे। आई नो माई पोटेंशियल और रेट, DD's रेट नाउ वी नो। तो उन्होंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लूँ। मैंने कहा बुलाइए। रात के 9:30 बजे कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जितना पैसा अक्यूमुलेट हो चुका था वो डिक्लेयर किया, कहा कि वी आर होपिंग टू मेक मोर देन 100 करोड़ और अब बचे हुए 3 साल क्रिकेट कोई बाहर का आदमी नहीं करेगा। अब हमारी इन हाउस टीम इस क्रिकेट को बेचेगी, तो उसमें अल्टीमेटली हम लोगों ने 100 करोड़ से ज़्यादा पैसे बनाए। तो तुम सोचो कि पिछला सीरीज़ इंग्लैंड और इंडिया 18 करोड़ थर्ड पार्टी ने दिए थे DD को। DD रियलाइज इज पोटेंशियल, और वो तो बस शुरुआत थी परवेज़। उसके बाद तो तरह तरह की चीज़ें हमने की। 300 करोड़
कमाया एक एक सीरीज़ पे। उसके अंदर के फीचर्स, आज जो कुछ भी तुम देखते हो स्टार पे, जी पे, जो जिसके पास भी राइट्स होते हैं, वो सब फीचर्स हम लोगों ने बनाए। क्योंकि मुझे तरीके ढूंढने होते। छोटा क्लाइंट एक आता था, कोई आटा वाला, कोई कि हमें भी चाहिए, तो उनके लिए कोई स्टिकर बना दिया। इंजीनियर्स ब्रिलियंट थे, वो कहते थे मैडम बना देंगे हम आपके लिए, ऐसा एक स्टिकर चल गया। बीच में बीसीसीआई को तकलीफ बहुत होती थी हम लोगों से। बीसीसीआई ने कहा आप हमारी स्क्रीन पे चला देते हैं अपना स्टिकर, तो स्क्रीन पे चलाना नहीं पॉसिबल है। तो मैंने, राय साहब थे चीफ इंजीनियर, मैं कहा क्या करें, इतने छोटे छोटे मेरे क्लाइंट हैं, मेरे को बड़ा प्यार आता था मुझे उन क्लाइंट्स पे, क्योंकि इतना पैसा देते थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मिसेस छाबड़ा, स्क्रीन को श्रिंक कर देते हैं। अच्छा। स्क्रीन को श्रिंक कर दिया तो हाँ, एल बैंड बन गया। हाँ। एक पहले तो हम सीधा ही देते थे ना, पूरी इंडस्ट्री में इट्स नोन टुडे एज एल बैंड। तो क्लाइंट को एक लाइन मिलती थी, उसको 2 पट्टी मिल गई। क्रिएटिव बनाओ, जो कुछ बनाना, ऐसे तरह तरह के क्रिएटिव काम हम लोगों ने किए। तो ये जो मामला था ये तो मैं समझ चुका हूँ कि बहुत गजब का मामला हुआ और बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया गया दूरदर्शन के लिए। और ये इसके बाद में फिर एक अगला कदम आता है कि फिर आप बॉम्बे स्टेशन पे आ जाती हैं या सीधे दिल्ली आने का मौका मिलता है? नहीं, फिर मैं कुछ दिनों के लिए फिर उसके बाद मैं डीडीजी बन गई। तब तक तो मैं डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, हाँ, डेप्यूटी डायरेक्टर, उप महानिदेशक। जब मैं डेप्यूटी डायरेक्टर बनी तो कुछ दिनों के लिए जो वेस्टर्न जोन का ऑफिस था वो मैंने संभाला, क्योंकि बम्बई में ही रह के। बम्बई में ही ऑफिस था, वहीं मेरी पोस्टिंग हुई, वो मैंने संभाला। उसमें वापस मैंने रेडियो और दूरदर्शन दोनों को संभाला। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सब पूरे स्टेट्स को मैं देखती थी, तो मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। अपने सारे ऑफिसर्स को मैं नाम से जानती थी, चेहरे से पहचानती थी। हर 3 महीने में एक मीटिंग उस जोन में हुआ करती थी, कहीं रेडियो की, दूरदर्शन की। तो मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन लोगों के साथ रहा। कमर्शियल का ज्ञान था, मैन पावर का ज्ञान था, ये सब के साथ फिर एक ऐसा टाइम आया जब मुझे ज़बरदस्ती यूँ समझ लीजिए कि दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं बिल्कुल जाने के मूड में नहीं थी। अब आना तो था। एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। हाँ, तो यही कहा गया मुझे कि भाई किसी का ट्रांसफ़र करते हैं, आपका उदाहरण दे देते हैं, आप ज़िंदगी भर बॉम्बे में रही। मैं कहा लेकिन मैंने मांगा तो नहीं था, आपको ज़रूरत थी हर बार, कभी मार्केटिंग में भेज दिया आपने, कभी सेल्स में भेज दिया, दिल्ली तो आना ही था। पर उस समय के जो हमारे सीईओ थे जवाहर सरकार जी, उन्होंने ये वो जवाहर सरकार हैं जो अब हाँ, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा नहीं तुम्हें दिल्ली आना ही पड़ेगा। उस जमाने में सीईओ थे। हाँ, तो उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया तो मुझे भी देखो, मैंने वीआरएस ले लिया। वॉलंटियर वीआरएस डाल दिया। रिटायरमेंट। मेरे बेटे की शादी होने वाली थी, रेवंत की, और ये सब मैं घर छोड़ के आना नहीं चाहती। 3 साल नौकरी के बचे थे, और किसको पता था कि आप डीजी बनेंगे, कोई और भरोसा उसमें है? फिर दोस्तों ने आपको समझाया। हाँ, दोस्तों में कौन, देखो एक जब तक वीआरएस एक्सेप्ट नहीं होता आपको काम करना है। मैं काम करती जा रही थी, तो एक उदयपुर में मीटिंग थी। मैं वहाँ गई थी। वहाँ कोई 101 ऑफिसर्स रेडियो के आए थे और दूरदर्शन के भी थे। मैं चूँकि दोनों देखती थी तो मैं वहाँ पे थी, तो कुरैशी साहब का फ़ोन आ गया। कुरैशी साहब तब तक चीफ इलेक्शन ऑफिसर बन गए थे। एस.वाई. कुरैशी चीफ इलेक्शन ऑफिसर बन गए थे। उन्होंने कहा मैंने सुना तुमने वीआरएस दे दिया। मैं कहा सर वो बच्चों की शादी है और ये है, और अब मैं क्यों चाहूँ, ज़बरदस्ती मुझे भेज रहे हैं। कहते बड़ी औरताना बात कर रही हो तुम, इतनी हिम्मत वाली, तुमने क्रिकेट में एक एक के छक्के छुड़ा दिए, ये क्या बात हुई। मनोज देखेंगे बच्चों को, सब देखेंगे, और ऐसा है तुमको दिल्ली जाना चाहिए। उन्होंने मुझे घंटा भर सब समझाया कि मुझे वापस ले लेना चाहिए, बात मान लेनी चाहिए और चले जाना चाहिए। मैंने कहा सर कोई गारंटी है कि मैं डीजी बन जाऊं? कहते और अगर बन गई तो खैर मैंने फिर जवाहर सरकार जी से बात की। फिर मैं कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी दिल्ली, और फिर मैं दिल्ली गई। ऑल इंडिया रेडियो में मैं डीडीजी थी। शहरयार पहले बने डीजी, उसके महीने भर के बाद। तो शहरयार पहले बने तो उनकी पोस्टिंग आकाशवाणी में हुई, क्योंकि वहाँ जगह खाली हुई थी। फिर उसके बाद जैसे ही दूरदर्शन की जगह खाली हुई, मैं त्रिपुरारी शरण अपने काडर में चले गए, तो मेरी पोस्टिंग फिर दूरदर्शन में हुई। और दूरदर्शन में जब आप पहुंची हैं डायरेक्टर जनरल की हैसियत से, तब सत्ता परिवर्तन हो चुका था। हाँ। दिल्ली में। ये 2014 की बात है, 2014। हाँ,
ज़्यादा। और श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके थे, तो आप उनके आने के बाद में डीजी बनती हैं? उनके आने के बाद डीजी बने। और आपके मंत्री कौन होते हैं? मेरे मंत्री जब मैंने ज्वाइन किया जावड़ेकर जी थे। जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर, बहुत अच्छा उनके और साथ रैपो सीईओ रहा। कौन थे आपके? सीईओ हमारे यही जवाहर जवाहर सरकार। सरकार। हाँ, वो रहे थे। हाँ, हाँ। वो रहे और बहुत अच्छा समय बीता जावड़ेकर जी के साथ भी। 10-15 दिन में उन्होंने समझ लिया कि शी हैज़ आइडियाज एंड बड़ी जो दूरदर्शन की डीजी आज़ादी के साथ काम ठीक करने है। देते थे। दूरदर्शन के डीजी के हैसियत से जब आपने काम किया, उसमें कुछ वो एक दो जो चैलेंजेस आपको लगता है कि वो आपके सामने आए और आपने उनको एड्रेस किया, उनका हल भी निकाला, या कुछ बहुत एक्साइटिंग मोमेंट्स वो कौन से थे? ऐसा है कि जब आप डीजी होते हैं ना, आप पे तमाम तरह के प्रेशर होते हैं। दूरदर्शन में बहुत से लोगों का स्टेक हमेशा से था, लेकिन चूंकि मेरा मार्केटिंग सेल्स का बैकग्राउंड था, मैं जानती थी कि थर्ड पार्टी, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, इन लोगों से बहुत ध्यान से डील करना होता है। हमारी कोशिश यही थी कि दूरदर्शन को थर्ड पार्टी से फ्री कराया जाए। सॉफ्टवेयर आप खुद चुनें, तो कई सारे स्कीम्स हमने बनाए ताकि हम बेस्ट सॉफ्टवेयर चुन सकें। फिर उसके बाद हमारे मंत्री अरुण जेटली जी भी बन गए थे, जो तो कॉलेज में हम लोग सब एक साथ पढ़ते थे, एक साथ वहाँ एक साथ पढ़ते तो थे। मैंने तो ये भी सुना है, इसलिए कि भाई मैं भी तो बड़ा पुराना आदमी हूँ ना। मैंने भी आपका करियर का ग्राफ तकरीबन 40 साल तो देखा है। तो उसमें हमने जो सुना है, हालांकि वो मैं नहीं जानता, इसलिए कि मैं तो अलीगढ़ से पढ़ के आया और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। तो उसमें हमने ये भी सुना है कि इधर से विजय लक्ष्मी कॉम्पिटिशन्स में जाती थी डिबेट्स में बोलने के लिए, और दूसरी तरफ से अरुण जेटली, जो बाद में भारत में ऑफ कोर्स वित्त मंत्री भी बने, फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी डिबेट में बोलने के लिए आते थे। और दोनों के दरमियान कंपटीशन होता था यूनिवर्सिटी लेवल पे। और शायद एक आध बार ऐसा भी हुआ कि विजय लक्ष्मी ने अरुण जेटली को डिबेट में वो हमेशा ही हराया, शायद नहीं, बहुत एक इंटरेस्टिंग। अच्छा, हमेशा ही हराया? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग। तो फर्स्ट कौन आता था? मैं आती थी। अच्छा। मैं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप की डिबेटर थी। किसी ने मुझे नहीं हराया कभी भी। और शशि थरूर ने भी नहीं हराया जब जॉइंट डिबेट होता था इंग्लिश और हिंदी का। अच्छा। तो ये था एक बार, शशि थरूर उस जमाने में स्टीफेंस कॉलेज से आते थे। सेंट स्टीफेंस से आते थे। एक दो बार इंग्लिश हिंदी के जॉइंट डिबेट हुआ, तब भी या तो हम उस प्राइज को शेयर कर लेते थे और दोनों बड़े दुखी होते थे, 1000 रुपये 500 में बंट गए, या तो मैं जीत जाती थी। अरे यार, क्या ज़माने की बातें कर रही हैं आप, बहुत खूबसूरत बातें हैं। ज़रा सा थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करते हैं, इसलिए कि इसमें मुझे यकीन है कि लोगों को बहुत दिलचस्पी आ रही होगी। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं कि शशि थरूर एक तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ अरुण जेटली आ रहे हैं, और इधर विजय लक्ष्मी आ रही हैं, है ना। तो ये वो दिन बहुत अच्छे थे यूनिवर्सिटी के, लेकिन हम सब लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, कोई वैमनस्यता नहीं थी। राजनीति में भी हम लोग, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हम लोग सब जब ये इन्वॉल्व थे। एक बात बताइए, अब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि विजय लक्ष्मी जो हैं वो हैं डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन की, और उनके जो मंत्री हैं वो हैं अरुण जेटली। तो जब मैं पहली बार मिली अरुण जेटली से, तो मैंने कहा अरे विजया, तो कैसी हो, कहाँ हो? उन्होंने सब पहले पूछ लिया, कहाँ है, किससे शादी हुई, कितने बच्चे हैं, क्योंकि सालों साल नहीं मिले थे। बट आई वॉज वेरी हैप्पी दैट ही इंस्टेंटली रिकग्नाइज मी। ही सेड अच्छा कहाँ पोस्टिंग हुई? मैं कहा मैं डीजी हूँ। तो उन्होंने कहा तुम डीजी हो? अच्छा कहाँ? पूरे दूरदर्शन की डीजी हो? मैं कहा हाँ, मैं पूरे दूरदर्शन की डीजी हूँ। तो कहा अरे वाह, वेल डन, वेरी गुड। तो बड़े खुश हुए कि चलो कोई अपना जान पहचान का आदमी, उनके डिपार्टमेंट, इतना उनका महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, उसको संभाल रहा है। तो बहुत एमिकेबल सब बीता। लेकिन बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कि क्या हुआ, कोई शायद न्यू ईयर था या कुछ था, हम लोग अपने सीईओ के कमरे में, हम एडीजी वगैरह सब वेट कर रहे थे उनको विश करने के लिए। तो जवाहर सरकार जी से मेरा खट्टा मीठा ऐसे रिश्ता था, तो वो चलता था। तो वो कमरे में फटाफट आए। ये एनेक्डोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं सब लाइफ में। कहते हैं विजय लक्ष्मी, आई हर्ड यू वर द बेस्ट डिबेटर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा क्यों सर, लगता नहीं आपको? क्योंकि आपसे मैं बहुत शांति से बात करती हूँ। तो एंड गेस हू टोल्ड मी? तो शहरयार जी भी मज़े लेते थे, हम दोनों डीजी थे। फैयाज शहरयार। हाँ, फैयाज शहरयार। मैंने कहा आपको मंत्री जी ने बताया होगा। कहते खाली बताया नहीं,
उसने भरी सभा में बोला, ओह हाउ आई विश्ड आई कुड डिफीट विजय एट लीस्ट वंस, बट यू हैव द बेस्ट ऑफिसर विद यू मिस्टर सरकार। तो ये सबके सामने मिस्टर सरकार ने बहुत इनोसेंटली कह दिया। तो उसके बाद देखो सरकार में ये सब चीज़ें बड़ी मायने रखते, सारी दुनिया में खबर फैल गई मंत्री जी तो इनके दोस्त हैं। तो बस अच्छा, मुझे किसी ने कभी परेशान नहीं किया बिना बात के लिए, कभी किसी ने परेशान नहीं किया। पर वो यूनिवर्सिटी के दिन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे दिन थे। और मेरा डीजी का जो टेन्योर था वो भी बहुत शांति से बीता। मुझे बहुत ज़्यादा किसी ने तंग करने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत आसानी से बात मानती नहीं थी मिनिस्ट्री की। जो चीज़ें मुझे गलत लगती थी वो नहीं करती थी। मैंने बहुत मना कर दिया था कि मैं सुओ मोटो कोई प्रपोज़ल अप्रूव नहीं करूँगी, किसी प्रोड्यूसर को कोई सीरियल सुओ मोटो नहीं दूँगी। करोड़ों का पब्लिक पैसा जो है वो चला जाता है एक प्रोड्यूसर को जब आप उसको डीडी पे एक सीरियल देते हैं। तो वो सब मैंने कभी नहीं किया कोई काम, क्योंकि मुझे ये भी चिंता रहती थी बात बात पे तो वहाँ सीबीआई इंक्वायरीज़ हो जाती हैं। मुझे इज्जत से उस ऑफिस से जाना था। तो मुझे ये खुशी है कि मुझे कभी दबाव में काम नहीं करना पड़ा। शायद सरकार तब नई थी, जो भी थी वो भी अपने पाँव जमा रहे थे, बट दे वर वेरी नाइस। एक और आपका बड़ा तारीखी लम्हा था, ऐतिहासिक क्षण, और वो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल जाते हैं। और ये उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण विदेश यात्रा थी। और नेपाल जैसे देश के साथ में, इसलिए कि दोनों देशों के दरमियान संबंध थोड़ी सी कहीं ना कहीं ख़राब चलते रहते थे, कुछ ना कुछ समस्याएं रहती थी। और वहाँ आप भी साथ में जाती हैं और कोई डील होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक या मीडिया के हवाले से, ब्रॉडकास्टिंग का। जब भी प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश पे जाते हैं और वो ऐसे मैत्रीपूर्ण यात्रा होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने वाली यात्रा होती है, कोई ना कोई इस तरह के डील्स साइन होते हैं, कोलैबोरेशंस के डील्स। तो जिस साल मैं गई थी प्रधानमंत्री जी के साथ, नेपाल रेडियो और दूरदर्शन के साथ हमारे प्रसार भारती ने डील साइन किया था प्रोग्राम एक्सचेंज के बारे में, ऑफिसर्स एक्सचेंज के बारे में। तो मैं यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव की तरह गई थी और मैंने वो डील नेपाल के साथ में हुआ था। तो वो क्या, ज़रा बताएं ना थोड़ा सा। कल्चरल एक्सचेंज। अरे वो तो हो गया कल्चरल एक्सचेंज, लेकिन ये कि क्या हुआ था उस वक्त, सिग्नेचर कैसे हुए, कौन कौन मौजूद था? था? बहुत 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 इंटरेस्टिंग होता है सब, बहुत एलाबोरेट होता है पूरा उनका जो मंत्री उनके होते हैं, बड़ा भारी कमरा होता है, खूबसूरत। नेपाल ने बढ़ चढ़ के सब कुछ अरेंजमेंट किया था उस। तो उधर से प्रधानमंत्री मौजूद थे नेपाल के? प्रधानमंत्री मौजूद, इधर से हमारे प्रधानमंत्री मौजूद थे, दोनों बैठे। फिर उनका पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था। हमारे यहाँ से तमाम डेलीगेट्स और गए थे प्रधानमंत्री के साथ, मेरे अलावा वो सब मौजूद। लेकिन सिग्नेचर तो आपने किया? हाँ, फिर मैं, प्रधानमंत्री ने नहीं किए? मैंने किए। अच्छा, वो देख रहे थे उस वक्त? अच्छी तस्वीर है, प्राइम मिनिस्टर देख रहे थे? मैंने देखा वो फोटो। तो मैंने किए, उनके वहाँ के जो डीजी थे उन्होंने किया, हम दोनों ने डील पे साइन किया। तो उस डील पे बाकायदा मेरे सिग्नेचर हैं। और ऐसे ही मैं मॉरिशस भी गई थी, वहाँ भी मैंने डील साइन करी थी। वो तो खैर हुआ, लेकिन मुझे ये अचानक याद आ गया। देखिए क्या है कि किसी शायर ने कहा है कि लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, अहले ज़माना कद्र करो, वगैरह वगैरह। तो है क्या कि बहुत लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं किसी मंजिल की तलाश में, बहुत से पता नहीं रास्ते में कहाँ गुम हो जाते हैं, कुछ रास्ता भटक जाते हैं, कुछ रास्ता ही उनको खा जाता है, ख़त्म कर देता है। बहुत कम लोग अपनी मंजिल पे जो वो सोचते हैं कि कहीं उनको यहाँ तक पहुँचना था, पहुँच पाते हैं। जैसे कि हम सब ने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया, मैं भी उनमें से एक था। तो लोग ये कहते थे कि भाई इसमें अल्टीमेटली तो डायरेक्टर जनरल बनता है, लेकिन डायरेक्टर जनरल तो भैया कौन बनेगा, तो मतलब हज़ारों में कोई एक होता है। और आपने भी ज़ाहिर सी बात है जब ज्वाइन किया था तो ये नहीं था कि आपको डायरेक्टर जनरल ही बनना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन आप वहाँ तक पहुँच गई। जैसे हम सब लोग तो रास्ता छोड़ के निकल लिए, यानी जैसे आपने मेरा जिक्र किया, तो मैं तो 5 साल मैंने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की, उसके बाद में फिर मुझे BBC में चांस मिला, मैं आ गया। यहाँ आपने खुद ही बता दिया था। मैं समझता हूँ कि एक बार फिर से लोगों को याद दिला दूँ कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ है तो उसमें आपका भी सिलेक्शन हुआ BBC में आने के लिए, BBC हिंदी सर्विस में। उस ज़माने में BBC में सेकंडमेंट पे ऑल इंडिया रेडियो से लोग आते थे। तो उसमें ये होता था कि ऑल इंडिया रेडियो में कंपटीशन होता था, रिटन और इंटरव्यू। तो उसको मैंने भी क्वालिफाई किया, आपने भी क्वालिफाई किया, लेकिन क्योंकि आप आ नहीं सकती थी अपने निजी कारणों को सामने रखते हुए,
तो वो आप नहीं आई थी, मैं आया था। उसके बाद में हमारे एक दो और बाद में जो साथी आए थे, जो आपके रिप्लेसमेंट के रूप में फिर वो आए यहाँ पे हुए। तो ये भी मुमकिन था कि भाई आप यहाँ पे BBC में होती, ये भी तो जाहिर सी बात है फिर ऑल इंडिया रेडियो में ना होती। अल्टीमेटली जब आप रिटायर हुई तो क्या फीलिंग थी, ख़ास तौर पे अपने माँ बाप की, आसपास की? ऐसा है कि मैं, जैसे तुमने कहा कि बहुत से लोग उतनी ही मेहनत करते हैं। मेरे बहुत कॉलीग थे जिन्होंने शायद मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की हो, पर कोई एक आदमी पहुंचता है, उसके साथ किस्मत का साथ होता है, बड़ों की ब्लेसिंग होती है। मैं सोचती हूँ बड़ों की ब्लेसिंग मेरे साथ बहुत थी। मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की थी मुझे पढ़ाने लिखाने में, बहुत सपने देखे थे। कभी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया था मेरे और मेरे भाई में, पढ़ाने लिखाने में बेहतरीन एजुकेशन हमें दिया। और बहुत बड़ा साथ दिया मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि काम करना आसान नहीं है एक औरत के लिए। बच्चे हैं, घर है, खाना बनाना, ये है, और क्रिकेट कह रहा है कि नहीं आपको पूरी रात दफ्तर में रहना है आज, अगर ये डील करनी है तो पूरी पूरी रात में दफ्तर में रहा करती थी। तो मनोज पूरा घर संभालते थे। हिंदुस्तान में देखो इस चीज़ की बड़ी समस्या है, हस्बैंड्स कोई मदद नहीं करते अपने वर्किंग वाइफ को, इसलिए बहुत सी महिलाओं को बहुत तकलीफ़ होती है अपने प्रोफेशनल करियर में। मुझे पूरा सपोर्ट मिला, मेरे बच्चों ने भी मुझे बड़ा सपोर्ट दिया, क्योंकि उनके में कमी रह जाती थी। मैं कभी उनका होमवर्क देखने के लिए नहीं होती थी घर में, कभी उन्हें कुछ खास खाना है मैं बनाने के लिए नहीं हूँ, कोई और बना रहा है। तो ये सब उन लोगों ने बर्दाश्त किया, और सबको इस चीज़ का बहुत घमंड था। बाद में मैं जब डीजी बनी, सब बहुत खुश हुए। और सबसे अच्छी बात थी कि मेरे माता पिता ना केवल जीवित थे तब, बल्कि एकदम अच्छे हालत में थे, इस चीज़ को एंजॉय करने के हालत में थे। मेरे पापा को जाके जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आया, तुम देखो आदमी कैसे सोचता है, एक मिडिल क्लास का इंसान कैसे सोचता है। मैंने पहली फ़्लाइट ली, मैं घर गई अपने अपॉइंटमेंट लेटर के साथ, और मैं कहा देखो पापा, आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई IAS ऑफिसर नहीं बनी। डीजी की पोस्ट सेक्रेटरी की पोस्ट से भी और बड़ी होती है, तो आपको खुश होना चाहिए। और उनके आंख में आंसू आ गए थे। मेरे को अखबार वहाँ का इंटरव्यू करना चाहता था, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। मैं कहा मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती, मैं अभी पब्लिकली कुछ भी बात नहीं कर रही हूँ, आप मेरे पापा की इंटरव्यू ले सकते हैं, मेरे भाई बहनों का ले सकते हैं। मैं बहुत अच्छा आर्टिकल दिया था, छत्तीसगढ़ की बेटी बनी दूरदर्शन की महानिदेशिका। तो पापा से इंटरव्यू करने गए तो वो बताते हैं, जो इंटरव्यूअर थे, वे आपके पापा तो रो पड़े कि पर मैं सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देती हूँ, जिन्होंने लीक से हटकर मुझे पढ़ने की आज़ादी दी। भिलाई में रहने वाला हर बच्चा या तो डॉक्टर बन जाता था या इंजीनियर बन जाता था। माँ बाप के पास कोई काम नहीं था, सब अपने बच्चों की पढ़ाई पे पूरा ध्यान देते थे। फैसिलिटी टॉप क्लास की उस शहर में थी, और सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते थे। मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मैं कुछ भी बन सकती थी। पर मेरे पापा की दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने ये देखा कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। मैं लिखती थी, मैं डिबेट में जाती थी, मैं कहानियाँ लिखती थी, बहुत सारी चीज़ें करती थी। तो उन्होंने कहा तुम आर्ट्स पढ़ो। तो जब मैंने 8th क्लास के बाद आर्ट्स ले लिया, मेरी प्रिंसिपल घर आ गई कि मिस्टर कानूंगो, आप अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते क्या? तो पापा ने कहा उसको मैं बहुत पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए उसको अलग चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ, उसका इंटरेस्ट है। और कितना अच्छा हुआ कि मैंने साइंस नहीं पढ़ी, मैं कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनी, और मैंने वही किया जो मेरे मन में बचपन से था। वो रेडियो, बुश रेडियो सुन सुन के जो मुझे लगता था उस पार से जो आवाज़ आ रही है, मैं कैसे वहाँ पहुँच जाऊँ। बुश रेडियो, मर्फी रेडियो? नहीं, हमारे यहाँ बुश रेडियो था। अच्छा। और वो सबसे टॉप मोस्ट खाने पे रखा रहता था, एक एरियल घर के इस पार से उस पार ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, और ऐसा मैजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये कहाँ था, जमशेदपुर में, भिलाई में? नहीं, भिलाई में ही रहे हम लोग। और मुझे लगता था मैं कैसे बचपन में, तो वो सपना मैं उसके पीछे पड़ी रही। देखो परवेज, मैंने छोड़ा नहीं अपना वो गोल, तो हो गया, सच हो गया। ये सब के लिए समझने वाली बात है कि कैसे मतलब आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो इस कदर मुश्किल है। खैर, बात यहाँ पे आती है कि हमने यहीं से एक्चुअली ये गुफ्तगू शुरू की थी, बातचीत, कि भाई विजय लक्ष्मी छाबड़ा, अब बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका कभी ऑल इंडिया रेडियो से कोई संबंध था, या दूरदर्शन से कोई ताल्लुक़ था, या वो ब्रॉडकास्टर रही हैं, या अवार्ड विनर रही हैं, या वो कभी BBC हिंदी सर्विस में भी उनका सिलेक्शन हुआ, उनका डॉचे वेले में भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो गई नहीं। अब जो लोग ज़्यादातर जानते हैं सोशल मीडिया पे, और ये सोशल मीडिया का ज़माना भी है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हम सब वहाँ पे मौजूद हैं, और उसमें यह है कि आपके हज़ारों की तादाद में फॉलोअर्स हैं वहाँ पे, और वो आपको जानते हैं एक साड़ी दीवा की शक्ल में, कि आप
उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पे कि आमतौर पे लोग मॉडलिंग नहीं करते और आप मॉडलिंग नहीं करती हैं, लेकिन ये कि हर दूसरे तीसरे दिन एक नई साड़ी पहनकर और साड़ी का जो इंट्रोडक्शन है, जो डिटेल है, वो लेकर आती हैं। इसके अलावा आप उसमें अपनी अलग अलग दिलचस्प कहानियाँ भी लेकर आती हैं। तो ज़रा सा थोड़ा सा मुझे आप ये बताइए कि ये जो जीवन है जिसमें कि नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू हैव टर्न्ड इनटू अ सेलिब्रिटी, और सेलिब्रिटी वो मैंने खुद अपनी आंखों से वो देखा आपका वो स्टेटस। और अब मैं बता देता हूँ, राज की बात तो नहीं है, मैं बता दूँ अभी क्या हुआ हाँ, था अभी बता कल। दो बता दो। आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट मुलाकात। मेहमान हैं अवार्ड विनिंग रेडियो प्रोड्यूसर और दूरदर्शन की फॉर्मर डायरेक्टर जनरल विजय लक्ष्मी छाबड़ा, जिनसे बातचीत कर रहे हैं परवेज आलम। हमारे सभी पॉडकास्ट स्पॉटिफाई, एप्पल, गूगल और यूट्यूब के अलावा सिने इंक की वेबसाइट पर भी सुने जा सकते हैं, cineink.com। हमारे किसी भी पॉडकास्ट के बारे में अपनी राय आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं, post@cineink.com। ये जुलाई का महीना है, सन है 2023, और यहाँ लंदन में हम लोग बैठे हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं सिने के स्टूडियो में विजय लक्ष्मी को। और हम एक नज़दीक तकरीबन 50 मील दूर एक गांव है, उसको कहते हैं बिस्टर गांव। वहाँ पे बहुत मशहूर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ लोग ख़रीदारी के लिए जाते हैं। तो मैं, विजय लक्ष्मी छाबड़ा, इनके शौहर मनोज छाबड़ा और मेरी पत्नी अचला शर्मा और मैं परवेज़ आलम, हम 4 लोग वहाँ गए। एक इटालियन रेस्टोरेंट में बैठकर हम लोग खाना खा रहे थे, इटालियन, और देखा कि एक महिला आती हैं, उनके साथ में कुछ बच्चे भी हैं, और वो एकदम से माफ़ी मांगती हैं कि साहब मैं आपका खाने को रोक के ज़रा इनसे बात कर सकती हूँ, विजय लक्ष्मी से। और पता चला कि वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी और वो आपको जानती थी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपका जो साड़ी का जो हालचाल है उसके माध्यम से, और फिर आपकी उनसे ऐसे बातचीत शुरू हो गई जैसे कि एक फैमिली का हिस्सा होते हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये इंस्टाग्राम का जो सफ़र है वो कैसा जा रहा है। मैं जब रिटायरमेंट पास आने लगा ना, मैं हमेशा मन में कभी कभी रहता था कि मैं रिटायरमेंट के बाद अब क्या करने वाली हूँ। और ये भी बहुत साफ था कि मैं अब ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आदमी टॉप पे पहुँच के रिटायर हुआ तो मैंने जो भी मुझे कंसल्टेंट का इसका उसका सब ऑफ़र मिला वो सब मैंने मना कर दिया। मैंने कहा शान से, रिटायरमेंट भी शान से जीना चाहिए। मेरी माँ कहती थी मेरे पापा को, छोटे मोटे काम नहीं लेना। वो चीफ इंजीनियर रिटायर हुए थे भिलाई स्टील प्लांट के, तो शान से रहे, बच्चों को पढ़ाते थे, गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। ये सब मेरा बैकग्राउंड था। तो मुझे था कि मैं कुछ अलग हटकर कुछ करूँगी। क्या करूँगी कुछ नहीं पता था। तो जब यही सब चल रहा था तो मुझे किसी ने, उन दिनों कुछ एक सिलसिला शुरू हुआ साड़ी के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में बात करने का। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जैसे हम कहते हैं ना कोई साड़ी समिट या साड़ी के बारे में, तो वो थोड़ी सी बात डाइल्यूट हो जाती है। बात सारी है, जो मैं बात करती हूँ वो टेक्सटाइल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया के, लिविंग टेक्सटाइल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया की बात करती हूँ। जो हमारे कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, जो नायाब चीज़ें बनाते हैं साड़ी के रूप में। साड़ी एक साधारण सी चीज़ नहीं है, साड़ी एक आर्ट है, कला है अपने आप में। वो वीवर कितना सोच के उसको बनाता है। थोड़ी थोड़ी देर दूर पे क्लस्टर हैं, थोड़े थोड़े मीलों पे क्लस्टर हैं। 1000 तरह की साड़ियाँ इस देश में बनती हैं, जो एक पीस ऑफ आर्ट है मेरे हिसाब से। जाने अनजाने में मैंने साड़ी को अपना लिया था और मैं उसको पहनती रही पूरी ज़िंदगी भर। तो किसी ने मुझे एक साड़ी ग्रुप में ऐड कर दिया। फेसबुक का मेरा एक अकाउंट था, लेकिन सरकारी नौकर होने की वजह से मैं फेसबुक पे कोई बहुत ज़्यादा लिखती विखती नहीं थी। तो रिटायरमेंट के ठीक पहले किसी ने मुझे एक साड़ी ग्रुप में ज्वाइन कर दिया। तो मैं उसको कुछ दिनों तक देखती रही। इस बीच में रिटायर हो गई। तो मैंने कहा ये क्या अपनी तस्वीर डाल देते हैं। अब मैं 60 साल की, मैं क्या खाली तस्वीर डालूँगी, कोई मॉडल तो हूँ नहीं, यंग भी नहीं हूँ, कौन देखेगा। तो मैंने सोचा कि जो साड़ी मैं पहन रही हूँ उसके बारे में मुझे लिखना चाहिए। उड़ीसा की है तो उस क्लस्टर के बारे में लिखिए, तमिलनाडु की है तो वहाँ के बारे में लिखिए, तरह तरह की साड़ियाँ। तो मैंने लिखना शुरू किया बहुत सीरियसली। 15 दिन के अंदर ऐसा इंस्टेंट रिस्पॉन्स था मेरे उसके बारे में कि जो साड़ी ग्रुप्स चलाती थी 2 लड़कियाँ, सुष्मिता और सुनीता, उन्होंने कहा कि हम
अपना एक फीचर करने वाले हैं जिसमें आइकॉन्स, सारी आइकॉन्स ऑफ इंडिया, यू विल बी द फर्स्ट वन। तो आई वॉज वेरी इंट्रिग्ड। मैं कहा अच्छा आओ भाई, क्या इंटरव्यू करोगे? तो वो लोग आए, उन्होंने मुझसे बातचीत की और चले गए, फ़ोटो वोटो थोड़े ले गए। और जब उस लड़की ने, अच्छी पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, मैनेजमेंट किया हुआ है और शौकिया वो चला रहे थे, एक साड़ी ग्रुप शुरू किया था। मैंने देखा जैसे मेरे इंटरनेट पे और तरह तरह के इंटरव्यू है ना, जब मैं डीजी बनी, जब मैं कुछ और बनी, लंबे लंबे इंटरव्यू प्रोफेशनल, वैसा ही फर्स्ट क्लास इंटरव्यू उस लड़की ने छापा। बहुत लोगों ने उसको पढ़ा। फिर मुझे लगा कि भाई अब तो इज्जत की बात होगी, मुझे अपना हर पोस्ट बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो मैं जो साड़ी पहनती थी वो कहाँ बनती है, उसमें क्या ताना बाना इस्तेमाल होता है, वो हैंड वोवन है, हैंड पेंटेड है। तो सारी जो बातचीत है वो ये हो गई कि हैंड वोमन, हैंडलूम साड़ी की मुझे बात करनी है। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे इतना कुछ पता था। अब वो क्यों पता था बताइए? आकाशवाणी में सिखाया गया था कि भाई कोई भी काम करो, रोड ट्रांसपोर्ट पे प्रोग्राम बना रहे हो तो बात तो सारी आप इंटरव्यू एक्सपर्ट्स को करोगे, लेकिन थोड़ा बहुत खुद भी सीख लो ताकि आप इंटरव्यू करो तो आपको तो पता हो। तो ये आदत सी थी कि कुछ भी करो, कुछ भी बनाया, कुछ भी मिला, कोई भी मिला, कुछ सवाल पूछ लो। एक तो ये भी है और दूसरी तरफ ये भी तो है ना भाई कि आप सोचिए 1970 का जो डेकेड है तब से साड़ी आपके पास में आपका सबसे महबूब लिबास है जिसको आप पहनती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि फिर साड़ी का आपका कलेक्शन बढ़ता चला जा रहा है और वो साड़ी का कलेक्शन भी इसमें, मतलब मैं तो खैर इस राज को नहीं उगलना चाहता, ये आपका राज है, आप कभी शेयर करिएगा कि आपकी पास कितनी साड़ियाँ हैं। लेकिन हमने तो सुना है, कुछ कुछ देखा भी है कभी कभी कि साहब एक पूरा मतलब एक खजाना है साड़ियों का, आपके पास अपना पर्सनल कलेक्शन। खजाना ही समझती हूँ, नंबर के बारे में कभी बात इसलिए नहीं करती, वो तो शो ऑफ करने की वो बात तो एक है। अलग बात हो जाती बहुत है। प्यार से 50 सालों से मैं साड़ी पहने, 50 साल हो गए जब से मैं साड़ी पहन रही हूँ। मेरी माँ की भी साड़ियाँ हैं जो 60-60 साल पुरानी साड़ियाँ मेरे पास हैं। तो वो एक म्यूजियम की तरह समझ लीजिए मैंने कलेक्शन किया है। और जाने अनजाने में उन सब के बारे में ऐसी नॉलेज मेरे पास थी जो मैंने रियलाइज़ किया वो किताबों में नहीं है। तो मैंने ऐसा कंटेंट लिखना शुरू किया जो लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। तो उससे अपने आप ही बहुत मुझे लोगों का अप्रिसिएशन मिला और लोग मुझे कोई टेक्सटाइल एक्सपर्ट समझने लग गए। तो बच्चे मेरे अकाउंट पे पूरा नज़र रखते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या, फेसबुक तो बूढ़ों का चीज़ हो गया, आप इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू करिए। मैंने कहा भैया मैं कोई यंग थोड़ी हूँ। कहते नहीं नहीं, दिल से आप बहुत यंग हैं। मेरी बहुत दोस्तियाँ हो गई सब यंग लड़कियों के साथ, सब फॉलो करते थे। तो मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट खोला और बहुत सोच समझ के, क्यूरेटेड अकाउंट है मेरा, मैं कुछ भी ऐसे नहीं डाल देती कि एक तस्वीर अपनी डाल दी। फिर साड़ियों के बारे में जितना कुछ मुझे पता था तब से लेके हर रोज़ मैं पोस्ट करती हूँ। जो भी मुझे आता था वो सब लगभग मैं लिख चुकी हूँ। तो मैंने गाइड में उसको किताब की तरह सेव कर दिया। हर आदमी मेरे पोस्ट को पढ़ता है, बड़े से बड़ा डिज़ाइनर मुझे फॉलो करता है और उसको पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों से बातचीत करने का सिलसिला शुरू हो गया। लोग मुझसे मिलने लग गए, वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के रियल वर्ल्ड में दोस्तियां हो गई। जैसे रियल वर्ल्ड में कैसे दोस्तियां हुई, पहले बम्बई में बताइए। जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा बहुत दिन से, मैं सबको जवाब देती हूँ। बातचीत में हुआ कि क्या हम आपसे मिल सकते हैं बम्बई में? हाँ मिले, इस तरह से मिले। दिल्ली पहुंची, जैसे ही मैंने पोस्ट डाला मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली के लोग मिलना चाहते अब थे। इंडिया से बाहर आ जाते हैं। इंडिया से बाहर आके सबसे पहला एक्सपीरियंस हुआ रॉटरडैम में। अच्छा, लंदन वालों से मेरी लंदन से काफ़ी बातचीत हो चुकी थी, लंदन के जो जाने माने साड़ी स्टार्स हैं सबसे। तो जब मैं लंदन आई अपनी बेटी के पास तो मैं उन सब लोगों से मिली। तो मैंने देखा सब बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। उसके कई कारण हैं, सिर्फ ये नहीं कि मैं साड़ी के बारे में लिखती हूँ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम नॉट ओनली माई साड़ी एंड आई गार्ड दैट वेरी केयरफुली। लोग ये सोचते हैं कि मैं 40 साल तक मैंने नौकरी की है, ICCR की नौकरी को मिला करके 40 साल मैंने नौकरी की है। मैं सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंची। मेरी एक फैमिली है जिसको मैं पूरी तरह से नर्चर करती हूँ। मैंने फैमिली को कभी नेगलेक्ट नहीं किया। मेरे बच्चे हैं जिनके लिए मुझे जो कुछ करना चाहिए मैं सब करती हूँ। तो वो उन्हें लगता है कि जैसे ये एक कंप्लीट लाइफ है। मैंने भी अपने बारे में ये सब रियलाइज़ किया। तो मैं कंटेंट में धीरे धीरे सिर्फ साड़ी नहीं, अपने चैलेंजिंग करियर के बारे में लिखती गई कि भाई एक औरत को क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है प्रोफेशनल
टॉप पे पहुंचने के लिए उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, आपको कैसे अपने कोलीग्स के साथ निभा के रखना। मेरी बहुत अच्छी सबके साथ बनती थी, इक्का दुक्का कोई कन्फ्रंटेशंस हुए होंगे, वरना 40 साल की ज़िंदगी में कुछ अगली इंसिडेंट मेरे ऑफिशियल करियर में नहीं हुआ। तो ये सब लिखने की बातें हैं। फिर उसके बाद एक छोटे शहर से मैं आती हूँ, छोटा शहर सही माने में। भिलाई एक मॉडर्न स्टील टाउनशिप था, जहाँ हम बड़े सेक्युलर विचारधारा के साथ पले बड़े, सोशलिस्ट विचारधारा के साथ पले बड़े, लेकिन था तो छोटा शहर ना। छोटे शहर से मैं बड़े शहर में आई, पर मैं ये बता दूँ, छोटे शहर के लोगों में जो एक जिजीविशा होती है, जो एक गज़ब की किलर इंस्टिंक्ट होती है कि हमें कुछ करना है, वो मेरे हॉस्टल में बहुत कम लोगों के पास था। बड़े बड़े स्कूल से लोग आए थे, माँ बाप के पास बहुत पैसे थे, वो यूँ आए रहे, मज़े किए, लुटा दिए, चले गए। पर मुझे हर मिनट लगता था कि भाई मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। मेरे पापा के इतने मेहनत से कमाए पैसे जा रहे हैं। मैं आईपी में थी, मेरा भाई सेंट स्टीफेंस में था, एक भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में था, दूसरी बहन भी दिल्ली आ गई। तो हम सब लोगों पे माँ बाप ने अपना सारी कमाई लुटा दी, तो हमें तो कुछ करना ही था। तो वो जो एक भावना थी, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसी से पीछे नहीं रहे हम लोग। अंत में कोई दिल्ली में पढ़ा हो, कोई न्यूयॉर्क में पढ़ा हो, कोई कहीं भी पढ़ा हो परवेज़, लेकिन वो भिलाई से जो पढ़ाई करके मैं आई थी, वो जो मुझे बैकग्राउंड मिला, वो मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है, वो मेरी शक्ति है। तो और वहीं से जिसको कहते हैं ना, एक स्ट्रीट वाइज स्मार्ट हो जाता है तो इंसान। ये सारी चीज़ें मैंने तमाम वीडियो बनाए भिलाई के ऊपर। भिलाई में जो हमारा रशियन टाउनशिप में जो हमारी अपब्रिंगिंग, उन लोगों को इतना पसंद आया। तो तरह तरह का आपने कहानियों को भी बनाया कि कौन सी कहानी आपको पसंद है? कहानियाँ देखिए, मुझे गोरा बहुत पसंद है, ऐसे लिबरल। तो आपने ये वीडियोस बनाए ये अपने सब वीडियोस लोगों फिर के बीच साथ में शेयर मैंने किया? शुरू किया। मैंने कहा एक चैलेंज है कि भाई एक ज़माने में हम लोग बिना सामने कोई टेक्स्ट रखे, बिना कोई स्क्रिप्ट रखे, कई घंटों तक बोलते थे, बिना फंबल किए, बिना रिपीट किए अपने थॉट को। तो मैं अब क्या ऐसा बोल सकती हूँ? एक बार मेरे मन में ऐसे ही आया, तो मैंने कहा चलो एक कहानी करके देखती हूँ। तो मंटो की काली सलवार मैंने की। कितनी डिफ़िकल्ट कहानी है। और एक मेरी कमज़ोरी है, मैं छत्तीसगढ़ में रही, मध्य प्रदेश में रही, तो मैं हिंदी बोलती थी। उर्दू के शब्द शायद अभी भी मैं अगर अपने भाषा में लाऊंगी वो गलत बोल दूंगी, तो मैं हिंदी बोलती हूँ। तो जब मंटो की जैसी कहानी आप करने लगो बड़े सतर्क होके, तो जब आप 15 मिनट तक लगातार एक कहानी सुना रहे हैं, आपको कहानी का प्लॉट याद रखना है, आपको हर कैरेक्टर को याद रखना है, उसको डिस्क्राइब करना है, और कोई फंबल नहीं करना है, कोई रुकना नहीं। एडिटिंग की फैसिलिटी नहीं है, वो आईफोन में आप करेंगे तो वो एडिट करने का क्या मज़ा। तो मैंने जब पहली कहानी की, वो रविंद्रनाथ की ही कोई कहानी थी, मान भंजन, मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने वो की। तो वो मैं कर गई एक सांस में। अच्छा, उसमें मैं अपना कहानी का अप्रिसिएशन भी करती हूँ, ये नहीं कि खाली सुना दी रविंद्रनाथ की कहानी। मुझे वो कहानी क्यों अच्छी लगी, उसमें क्या खासियत थी, उसमें क्या कंटेम्प्रेरी चीज़ है, इतनी साल पहले लिखी हुई चीज़। मैं अक्सर ऐसी कहानियाँ करने की कोशिश करती हूँ जिसमें अभी भी कंटेम्प्रेरीनेस हो, जो आज भी सच है। जो महिलाओं के, तो मैं महिलाओं के इशू पे सटल तरीके से बात करती हूँ। और खाना, मैंने ये रियलाइज़ किया कि लोगों को खाने पीने पे बात करना, पारिवारिक चीज़ों पे बड़ा अच्छा लगता है। तो चूंकि हमें शौक है, हम लोग खूब खाना बनाते हैं, खाते हैं, मैं अभी भी खाना बनाती हूँ, तो मैं बीच बीच में उस पर भी पोस्ट डालती हूँ कि मैंने पूरा खाना बनाया। तो वो बाकायदगी से वो पोस्ट पढ़ी जाती हैं, लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। मैंने आपका अकाउंट देखा, अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों में उलझा रहता हूँ, जैसे स्पॉटिफाई, फलाना ढमाके, यहाँ पे हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे होते हैं, तो वहाँ जाके उनको भी देखना होता है, उन खातों को, कभी ट्विटर पे, कभी यहाँ पे। एनीवे, पर मैंने जो भी मुझे मोहलत मिली, मैंने उसको देखा। सबसे दिलचस्प बात ये कि उसमें इंटरेक्टिव बहुत है, यानी कि ऐसे मैंने बहुत कम ऐसे अकाउंट्स देखे हैं कि जहाँ पे एक पिक्चर पोस्ट हुई तो लोग आमतौर पे लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो पता चला एक पिक्चर पोस्ट हुई और उस पर 2000 लोगों ने उसको लाइक कर दिया, किस्सा ख़त्म हो गया, 3 कमेंट हैं। लेकिन आपकी पोस्ट पे बड़ा उल्टा मामला है कि मतलब ये कि जो लाइक कर रहा है वो कमेंट भी कर रहा है। हाँ। और कमेंट ज़्यादा होते हैं बहुत बार, और इतने लंबे लंबे कमेंट, इतने सीरियसनेस के साथ कि मेरा दिल बिल्कुल उन लोगों पे आ जाता है, और मैं खाली थैंक यू करके आगे नहीं बढ़ सकती, फिर मुझे उनको कुछ अच्छे से लिखना पड़ता है। तो लंदन में तो मैं लोगों से मिली थी, मैं रॉटरडैम पहुंची, मैंने लिखा कि मैं रॉटरडैम में, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, ये एम्स्टर्डम भी नहीं, रॉटरडैम। मैंने जैसे ही पहला पोस्ट डाला कि मैं
अपनी बेटी के पास हूँ, और ये वो मॉडर्न आर्किटेक्चर सब उसके बारे में मैंने लिखा। और पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का रॉटरडैम कितना खूबसूरत है। अरे यंग लड़कियाँ, मेरी बेटी की उम्र की लड़कियाँ, तमाम मैसेज आ गए कि हम यहाँ रहते हैं, हम आपसे मिलना चाहेंगे। मुझे लगे कि भाई मैं क्या बात करेंगे ये मुझसे, क्यों मिलना चाहेंगे, पर मैं बता नहीं सकती कितने अफेक्शन के साथ, प्यार के साथ। फिर मैं मिली सबसे, क्योंकि मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है ना, सबसे मिली। और रॉटरडैम में एक कम्युनिटी, मतलब हॉलैंड में मेरी एक कम्युनिटी बन गई है, लोग दूर दूर से। और लंदन में बन रही है, मुझे पता है। लंदन में ऑलरेडी एक इवेंट है, नहीं हाँ, बनी हुई है, लेकिन एक अब होने तुम्हारे वाला घर है। में सबसे मिलने वाले वो तो बात की बात हाँ। करेंगे, इसलिए कि जब लोगों को सामने आएगा तो पता लगेगा। लेकिन ये कि लंदन में भी एक खासी बड़ी कम्युनिटी है साड़ी के संदर्भ बहुत में, बड़ी कम्युनिटी जो बन रही है, और आप उसको देखभाल कर रही हैं। मुझे थोड़ा सा ज़रा मदद करिए यहाँ पे उन लोगों की जो इस पूरे इंटरव्यू को हो सकता है इस उम्मीद में सुन रहे हैं कि विजय लक्ष्मी छाबड़ा जी से कुछ टिप्स मिल जाएंगे कि हम भी भैया ज़रा सा ठीक से इन्फ्लुएंसर बन सकें। ये तो बन गई हैं इन्फ्लुएंसर, हालांकि इन्फ्लुएंसर के बारे में भी थोड़ा सा आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप किस किस्म की इन्फ्लुएंसर हैं। बल्कि यहीं पे बात कर लेते हैं, मौका अच्छा है कि एक इन्फ्लुएंसर तो होता है जो 4 पैसे लेता है लोगों से और फिर उन चीज़ों को प्रमोट करता है और आगे बढ़ाता है। ये एक कंट्रोवर्सी चल रही है इंटरनेट पे ख़ासा और सोशल मीडिया पर। आप भी इन्फ्लुएंसर हैं और हैं हर हालत में, और आप उस लेवल पे इन्फ्लुएंसर हैं कि मुझे पता है, मैंने खुद देखा है कि आपके पास में इंडिया में ही बहुत सारे एनजीओज़ हैं, साड़ी की कंपनियां हैं जो आपको अप्रोच करती हैं कि आप उनकी किसी सेमिनार में, सिंपोजियम में हिस्सा लें, या किसी डिस्कशन में, या उनकी किसी एग्जीबिशन में आ जाएं, आपका वो किसी तरह से इस्तेमाल कर सकें अपने प्रोडक्ट के लिए। आप किस लेवल पे हैं? हाँ, मैं ये बता दूं कि मैं किस तरह की इन्फ्लुएंसर हूँ। देखो, मैंने जैसे बताया कि मुझे अपने बारे में भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इंडियन टेक्सटाइल, लिविंग टेक्सटाइल हिस्ट्री के बारे में इतना पता है। लिखते 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 ये अंदाज़ा हो गया कि मुझे काफ़ी पता है। और सबसे अच्छी बात जो हुई कि ब्रॉडकास्टिंग पे मैं कम लेक्चर देती हूँ, मैं अब लेक्चर निफ्ट जैसी जगहों पे टेक्सटाइल पे देती हूँ। निफ्ट यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन। तो मुझे बड़ी इज्जत से बुलाते हैं वो, और मेरे व्यूज़ माने रखते हैं। मैं वहाँ लेक्चर देने जाती हूँ, तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है पोस्ट रिटायरमेंट। आउट ऑफ नथिंग आई हैव क्रिएटेड समथिंग। तो वो एक स्पेशलाइजेशन हो गई। लोग मुझे ऐसे जगह पे, सेमिनार्स पे, सिंपोजियम पे डिस्कशन के लिए बुलाते हैं। तो इसलिए मुझे इस चीज़ का भी आदर करना है। तो मैं कोलैबोरेशन से बहुत दूर रहती हूँ। मेरा अकाउंट कमर्शियल नहीं है, मैं कोई कमर्शियल बात नहीं करती हूँ। मैं वीवर्स की बात करती हूँ, जो साड़ी मेरे पास है उसी का सोर्स मैं डाइवर्ज करती हूँ। अगर कोई, मुझे हर रोज़ 10-15 मैसेज आते हैं कि आप हमारी साड़ी पहन के कोलैबोरेशन कर दीजिए। तो उसमें क्या होता है, वो आपको फ्री में एक साड़ी दे देंगे, आप उसको पहनिए, उनके बारे में लिखिए, आपको फ्री में साड़ी। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फॉर्मर डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन हूँ, मुझे क्या 2 पैसे इस तरह के काम से कमाने। आई एम नॉट लुकिंग डाउन अपॉन दिस बिजनेस ऑफ कोलैबोरेशन, क्योंकि कई लोगों का ये प्रोफेशन है, वो इसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। लेकिन मैं बहुत, मेरा दिमाग इस पे बहुत साफ है कि मैं कोलैबोरेशन कमर्शियल गेन के लिए नहीं करने वाली हूँ। मैं किसी के साथ नहीं करती हूँ। मुझे जो इनवाइट अच्छा लगता है, जो थोड़ा एकेडमिक किस्म का होता है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग आते हैं, मैं वहीं उसी तरह के सिंपोजियम में जाती हूँ। निफ्ट में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वहाँ जाती हूँ, क्योंकि वो तो कितने यंग लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे अपने अपने यूएसपी हैं। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी फ़ैशन पे लिख रही हूँ, लेकिन हैरानी होगी आपको कि हर डिज़ाइनर मुझे फॉलो करता है, और मुझे वो एक फ़ैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और मेरा फ़ैशन का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है कि भाई हर आदमी का अपना फ़ैशन है। मेरा फ़ैशन यही था, मैं साड़ी में थी, मेरे को इसने कॉन्फिडेंस दिया। ये हमारे हिंदुस्तान की पावर ड्रेसिंग है। मैं जो कपड़े पहनती हूँ वो पावर ड्रेसिंग है। हम किसी भी आप कॉन्फ्रेंस में चले जाइए, किसी भी बोर्ड रूम में चले जाइए, साड़ी पहनने वाला इंसान जब प्रेजेंटेशन करता है वो पावर्ड है, एम्पावर्ड है। मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाती थी, साड़ी पहन के प्रेजेंटेशन करती थी, नीचे उतरती थी तो मेरे कंटेंट के साथ साथ, ओ यू वेयरिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस, डू यू वेयर इट एवरी डे, तो इस पे बातचीत शुरू हो जाती थी, हैंडलूम पे बातचीत शुरू हो जाती। इट्स ए कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। तो कभी मुझे फ्रिवलेस नहीं लगता कि ये क्या, मैं साड़ी पहन के फ़ोटो डाल के इन्फ्लुएंसर। तो मैं इन्फ्लुएंसर इस माने में हूँ कि मैं लोगों के विचारों को भी इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, सिर्फ फैशन को नहीं।
कि हर लड़की को काम करना चाहिए। मेरे ये मैसेजेस होते हैं कि हर लड़की को काम करना चाहिए, हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कपड़े आप वही पहनो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दूसरे की देखा देखी आपने अपने सारे पैसे कपड़े खरीदने में लगा दिए। मैं अपनी साड़ियों को रिपीट करती हूँ। मेरे कई हैशटैग्स बहुत पॉपुलर है। आई रिपीट माई साड़ी, घर की साड़ी, माँ की साड़ी, फिर उसके बाद द स्प्लेंडर्स ऑफ उड़ीसा वीव सबसे पॉपुलर है। रॉयल चंदेरी, मैं चंदेरी उड़ीसा की साड़ियाँ और महेश्वरी और कोसा छत्तीसगढ़ का बहुत प्राइड के साथ इनके बारे में लिखती हूँ। तो ये अब कई तरह के इन्फ्लुएंसर हैं। इंस्टाग्राम बहुत बड़ा स्पेस है, तरह तरह के लोगों का ग्रुप है। जैसे मैं साड़ी वाले कैटेगरी में हूँ, इंडियन टेक्सटाइल वाले कैटेगरी में हूँ, जहाँ पे बहुत से लोग हैं जो सीरियसली सीखने के लिए पढ़ते हैं। बहुत से यंगस्टर्स हैं मेरे फॉलोअर जो इंस्पायर रहते हैं कि क्या 35 साल बाद हम भी ऐसे एक प्रोफेशनली सक्सेसफुल औरत बन सकेंगे जिसका एक परिवार होगा, बच्चे होंगे, आप सब कुछ संभाल ले गए किसी तरह से। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? मुझसे पूछते हैं क्या ये पॉसिबल है। मुझसे बहुत यंगस्टर्स इंटरेक्ट करते हैं। तो सिर्फ साड़ी नहीं है, साड़ी के साथ मेरा करियर, मेरा सोच, ये सब कुछ मेरे पोस्ट में से झलकता है। एक अभी मुझे किसी ने मैसेज किया, वो दुबई में रहती हैं। उन्होंने कहा मेरी बेटी हॉलैंड में पढ़ रही है, कैन आई आस्क हर टू कम एंड मीट यू। मैंने कहा कि जया हो, आपकी इतनी यंग बेटी मुझसे क्या मिलने आएगी, मैं जानती भी नहीं हूँ। कहते नो, आई वॉन्ट हर टू सी हाउ यू लिव योर लाइफ टू द हिल्ट। तो ये भी सबको लगता है। अब जो पोस्ट देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कल हम गए बिस्टर में, घूमे फिरे आए, खाना पिया, वहाँ मिल गए पहचान के कोई फॉलोअर। मैं दुनिया के जिस कोने में जाती हूँ कोई मिल जाता है। तो शुरू में मुझे बहुत लगता था अरे हमेशा अच्छे से तैयार व्यार रहना चाहिए। अब मैं इतनी चिंता नहीं करती। दे शुड सी मी द वे आई एम। अच्छा, अब ऐसा है कि मैंने आपसे एक बात कही थी कि बहुत से लोग इस उम्मीद पे सुन रहे हैं, जो ख़ास तौर पे जो नौजवान लोग हैं, वो कुछ आपसे टिप्स चाहते हैं। टिप्स ये चाहते हैं कि जिससे कि बहुत थोड़ा संक्षेप में बात करेंगे, वेरी ब्रीफली, कि वो क्या चीज़ें हैं जो आप ख़ास तौर पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप छाई हुई हैं, जो इंसान कर सकता है अपने किसी कॉज को आगे लेके जो आना चाहता है, एक वो तो किन चीज़ों का ध्यान रखे। जब आप इंस्टाग्राम में पेज खोलें तो आपके सामने एक पर्पस होना चाहिए। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप क्या बात करने जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लंबा लंबा लिखें जैसे मैं लिखती हूँ, थोड़ा सा ही लिखें। इंस्टाग्राम पिक्चर्स का प्लेटफॉर्म है तो पिक्चर तो रहेंगे ही, लेकिन उस पिक्चर्स में कोई बात हो। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि लोग खाली आपकी शक्ल देखने नहीं आते। अगर ऐसा होता तो कभी मेरे फॉलोअर नहीं होते। 67 साल के महिला को देखने कौन आएगा पेज खोल के। तो एक तो पता होना चाहिए, और हर रोज़ शुरू में अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए हर रोज़ आपको पोस्ट करना पड़ेगा। हर रोज़ पोस्ट करना पड़ेगा, और हर पोस्ट में कोई बात होनी चाहिए, वो एक लाइन की सही हो, चाहे एक लाइन की बात हो। खाली डांस कर देने से, रील बना देने से आप सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर नहीं होंगे। जब आप अपने को इन्फ्लुएंसर कहते हैं तो किसी एक एरिया में तो आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा ना। कई फूड ब्लॉगर्स को देखिए क्या पॉपुलर है। मैं तुम्हें एक आध ब्लॉगिंग बताऊंगी, क्या खूबसूरत उनके पेज हैं। कई ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, कोई साड़ी पे लिख रहा है, कोई म्यूज़िक पे लिख रहा है, कोई किताबों पे लिख रहा है। सबके फॉलोअर हैं। कोई लाखों के फॉलोअर से भी खुश नहीं होता, कोई अपने 10,000 के बिल्कुल चुने हुए फॉलोअर से खुश होता है। मतलब ये कि आपका कोई पर्पस होना चाहिए इंस्टाग्राम पे होने पे, अदरवाइज क्या फ़ायदा है। वरना तो आप अपनी रोज़ फ़ोटो डालते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। और आपको रेगुलर होना होता है। आपका कोई भी काम आप अच्छे से करना चाहेंगे, कमिटमेंट तो चाहिए ना। मैं बहुत कमिटमेंट के साथ अपने पेज को डील करती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा पेज है और जल्दी से एक फ़ोटो खींचो और डाल दो। लेकिन इसमें साथ में कुछ टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं। मिसाल के तौर पे फ़ोटो खींचना, फ़ोटो खिंचवाना। दूसरी बात ये कि फ़ोटो को थोड़ा सा ट्रीट करना किस हिसाब से। तीसरी बात ये कि किस मोड में फ़ोटो खींचना है। चौथी बात ये कि आजकल रील का ज़माना है, आप तो रील भी बनाती हैं, खुद ही बनाती हैं। ये सारे काम खुद करती हैं, कोई 10-5 लोग रखे हुए हैं इस काम के लिए? तुमने तो देखा, तुम्हारे घर में रह के मैं रील डाल रही हूँ, बना रही हूँ। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ज़्यादातर मैंने देखा आप ये काम अपना फ़ोन पे कर लेती हैं। सब कुछ फ़ोन पे। आईफोन बना है इसलिए, आईफोन या स्मार्टफोन्स इंस्टाग्राम के लिए ही बने। वो फ्रेंडली हैं
पर आपको सीखना पड़ता है, आपको नज़र रखनी पड़ती है यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं। तो मैं कई अकाउंट्स पे नज़र रखती हूँ, मैं सीखती हूँ, मैं देखती हूँ और अपने बच्चों से मदद लेके सीखती हूँ। अब क्या है, शुरू में जो मेरे बच्चे बहुत हेजिटेंट थे कि ये क्या कर रही है हमारी माँ, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन, कुछ गंभीर काम करते हैं, ये क्या सोशल मीडिया में। पर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उन सब का उसमें इंटरेस्ट जाग गया। वो पूरी नज़र रखते हैं मेरे पेज पे, मुझे सलाह भी देते रहते हैं। कभी मुझे मदद की ज़रूरत, सीखना होता है कुछ, तो मुझे तुरंत सिखा देते हैं टेक्निकल चीज़ें। तो मैं खुद सीख लेती हूँ, अपना जितना मुझे चाहिए उतना मैंने सीख लिया, अपना सब काम खुद करती हूँ। तो ये सीखना पड़ता है। विजय लक्ष्मी छाबड़ा, ये इंटरव्यू तकरीबन 2 घंटे का रिकॉर्ड हो चुका है और ये मेरे सबसे लंबे इंटरव्यूज़ में से एक है। दूसरी बात ये कि इसको मैं एडिट भी नहीं करना चाहता, इसलिए कि कल को आप ही मुझसे कहेंगे कि भाई मैं बताइए डीजी दूरदर्शन जो रह चुका है उसके आपने इंटरव्यू को ही काट छाट के बराबर कर दिया, ये तो ठीक नहीं रहता। आखिरी बात इसमें यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मुझे बहुत सारी बातें जाननी थी, ख़ास तौर पे वो किस्से जो हम लोग रेडियो में जब प्रोड्यूसर होते हैं उस दौरान चीज़ें होती हैं हमारे सामने, तरह तरह की होती हैं, स्टूडियो में होते हैं, हंसी मजाक भी होते हैं, बहुत सारे जो हमारे टॉकर्स होते हैं, गेस्ट्स होते हैं, बड़े बड़े मशहूर लोग होते हैं जिनके साथ में हमने डील किया होता है। वरना सोचिए, हम तो 2 कौड़ी की छोटी मोटी औकात होती है हमारी, क्या होती है एक ब्रॉडकास्टर की, सीधी सी बात है, ना कोई इतनी बड़ी तनख्वाह होती है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हा तब आता है जब वो किसी बड़े आदमी से मिलता है और वो लम्हे आए चले जाते हैं। वो ऐसी कद्दावर शख्सियतें होती हैं कि उनके सामने आपको लगता है बरगद का दरख्त है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम उसमें जाते हैं तो उनका साया कुछ हम पे भी पड़ जाता है और उस साये की बदौलत हम थोड़े बहुत मशहूर भी हो जाते हैं, 4 लोग हमको जान लेते हैं और 10 चीज़ें हम उसमें से कुछ ना कुछ सीख के भी निकल जाते हैं। तो वो सारी बातें मुझे आपसे कभी जाननी है, लेकिन उसके लिए एक अलग एक अलग इंटरव्यू होगा, वो एनेक्डोट्स पे होगा। हाँ, वो एनेक्डोट्स, बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं, बहुत एनेक्डोट्स तो हैं। आप ये तो बता दीजिए कि आपका क्या एड्रेस है उस पे, इंस्टाग्राम पे? मेरा बहुत सिंपल है। देखिए, मैं एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको और बताऊं कि मुझे ना, जब मैं यंग थी, मुझे अपना नाम ही नहीं पसंद आता था, विजय लक्ष्मी, ऊपर से इतना बड़ा सरनेम कानूनगो, फिर बाद में छाबड़ा। तो मैं बहुत इसके बारे में हमेशा अपनी माँ से शिकायत करती रहती थी। पर बचपन से मैंने इंटरव्यू कहीं फर्स्ट आ गई, कहीं टॉप कर लिया, कुछ और कर लिया, अखबार में सब छपते रहते थे। तो मैं डीडीजे हो चुकी थी, तब तक मैंने अपनी माँ को शिकायत की कि क्या आपने एक सुंदर नाम नहीं रखा, उड़ीसा में इतने खूबसूरत नाम होते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे इसी नाम से तो सब नाम मिला और इस उम्र में क्या तुम शिकायत कर रही हो, तो नहीं करना चाहिए तुम्हें। विजय और लक्ष्मी दोनों तुम्हारे ऊपर साकार हो गए। हिंदुस्तान में नाम रखते हैं कि नाम को जी लो। तो फिर जब इंस्टाग्राम का वापस फिर निकल गए साल, मैंने अपना लेटर हेड मार्केटिंग डिवीज़न का सब इसी नाम से। आई वॉज वेरी देन प्राउड ऑफ दिस नेम, आई नेवर थॉट अबाउट इट सेकेंड टाइम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इंस्टाग्राम का हैंडल सब देखा, एक से एक फैंसी हैंडल, तो मैंने उस समय फिर मुझे बड़ी टेम्पटेशन हुई कि मैं भी एक कोई फैंसी सा हैंडल रख लूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं, विजय लक्ष्मी छाबड़ा ही विजय लक्ष्मी छाबड़ा है। तो मेरा बहुत सादा सीधा बिल्कुल हैंडल है, विजय लक्ष्मी छाबड़ा। पूरा नाम? पूरा नाम VIJAYA ऐसी LAXMI अकाउंट है, उसी नाम से चला। ये कहानी भी मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे लिखी, तो मैं कहा भाई मेरा तो यही नाम है, सुंदर है या नहीं है। तो देखिए, अब तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आपके लिए नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाएं हमारी ओर से, बेस्ट विशेस। उसकी वजह क्या है कि बहुत ज़ोर की भूख लग रही है और मुझे पता है कि हम उस स्टूडियो में, जिसको हम कहते हैं, वो ऊपर है एक स्टडी में और नीचे किचन है और उसमें खाना पक रहा है, खुशबू आ रही हैं और लोग अचला जी आवाज़ लगा रहे हैं कि भाई अब ख़त्म करो इंटरव्यू और खाना खाने के लिए और लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। स्टीमिंग हॉट फूड, मैंने पिछले दिनों लिखा, तुमने पढ़ा होगा कि अचला को शौक है एकदम भाप निकलता हुआ गरम खाना वो सर्व करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया परवेज, बहुत मज़ा आया, बातें ख़त्म ही नहीं हो सकती। 35-40 साल का रेडियो का करियर था, उसको क्या 2 घंटे में समेटेंगे। लेकिन और मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा, किसी और इंटरव्यूअर ने मुझसे ये सारी बातें की होती ना, मुझे कोई मज़ा नहीं आता। हाँ, क्योंकि अब सब कुछ इतना बदल गया।
रेडियो बदल गया, दूरदर्शन बदल गया, सब बदल गया, क्या वही पुरानी बातें करते रहो। मैं यही सोचती हूँ नई बात करो, नया लेकिन हम लोग पुराने Instagram नहीं है उस हिसाब से, पुराने इस लेकिन- सेंस में कि भाई हम डिजिटल मीडियम के साथ में चल रहे हैं। आप सोचिए कि भाई आप इंस्टाग्राम पे हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिएगा। और पता चला मैं और आप मिलके यहाँ डिजिटल लेवल पे तो प्रोग्राम बना तुम्हारे रहे हैं। साथ बात करने में इसलिए मजा आया कि 60 साल के बाद भी हम लोगों ने अपना वही सब जीवित रखा है जो हमें बिल्कुल ये जी नया 60 काम करने का उत्साह था। तुम अपना सिने इंक का पॉडकास्ट चला रहे हो, मैं अपना इंस्टाग्राम का पेज चला रही हूँ, तो मुझे लगा नहीं कि मैं 67 साल की हो गई। अरे यार आपने ये तुम्हारे बड़ा साथ गलत बैठ कर के रही ये है, बिल्कुल नहीं लगा। ये बड़ा गलत कर रही हैं आप, इसलिए कि 60-66 भाई ऐसा आप हो गई होंगी, मैं तो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मेरे हस्बैंड हमेशा यही कहते हैं, भाई तुम हो गए होगे ओल्ड, मैं तो नहीं हूँ। पर खैर दिल से तो मैं बहुत यंग हूँ, इसलिए मेरे इतने यंग फॉलोअर्स हैं। मैं मिलती रहती हूँ यंग लोगों से, तो मेरा मन बड़ा खुश रहता है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू शुक्रिया so बहुत much. बहुत, थैंक यू, बाय।